Hello students, welcome to the All India Free Mock discussion. And in this, we are going to discuss the All India Free Mock that we have provided for SBI PO Pre on 23rd of Feb. Yes, we have extended it for one day and it was one of the difficult paper that we have provided till now. देखा था हमने कमेंट सेक्शन में, देखा था हमने अपने बैंकर्स अड्डा के कमेंट सेक्शन में, और जहां भी हमारे पास मेल्स आई हर जगह बच्चों की कंप्लेंट यही थी कि सर इतना डिफिकल्ट मॉक क्या एसबीआई देगा। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं पहले ही बता दूं कि एसबीआई क्या करेगा क्या नहीं, नो वन नोज। अगर एसबीआई को प्रेडिक्ट करना इतना ही आसान होता तो अब तक हर कोई प्रेडिक्ट कर चुका होता। तो इसीलिए प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। अगर वर्स्ट से वर्स्ट भी कितना भी आ जाए तो भी उसके लिए रेडी रहो, ठीक है। और जैसा कि एक और चीज हम लोगों ने इसमें ध्यान दिया था कि मेनी ऑफ यू सेड दैट सर आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू स्कोर 20 मार्क्स। 100 नंबर के पेपर में 20 मार्क्स भी नहीं आ पाए। तो स्टूडेंट्स अब देखने वाली बात है कि आप लोगों ने क्या गलतियां की थी, कौन से क्वेश्चंस पिक करने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस छोड़ देने चाहिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस पेपर का डिस्कशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर देखा जाए तो इस स्लाइड में हमारे पास क्या था, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस थे पेपर के वो थे पजल। अब इस पजल में ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इस टाइप का एक ये डिफरेंट पजल है। और इस पजल में चलिए देखते हैं क्या कहता है कि प्रणव इज वर्किंग इन महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रणव है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में एज एन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो इस लाइन में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में नहीं है। इस पैराग्राफ में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको देखनी थी। इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ही इज द इंचार्ज ऑफ द लोहेगांव एरिया, मतलब नहीं है। ही इज गोइंग टू द इंस्पेक्शन ऑफ द टावर्स इन दोज एरियाज, सिग्नल्स अमंग 8 टावर्स। अब जो हमारे पास टावर्स के नाम हैं वो क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। हमारे पास 8 टावर हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है। और वो जो टावर है वो अपने बीच में सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अगर चलते हैं तो अगर देखें तो ये सारे जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑब्वियसली अगर सेम ऑर्डर होता तो फिर पजल रह कहाँ जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है 8 लोग हैं, सब एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सब फेसिंग नॉर्थ हैं, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो मैक्सिमम जिससे हमारी पजल सॉल्व होगी वो है यहाँ पे। इसमें आप देखेंगे इस वाले पैराग्राफ में कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो यू कैन डाउनलोड द पेपर फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पेपर के लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड करके पेपर को देख सकते हैं। और एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर अभी भी आपने इस पेपर को सॉल्व नहीं किया एंड यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व इट फर्स्ट ऑन योर ओन एंड देन वॉच दिस वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप एक बार पेपर को अपने लेवल पे अटेम्प्ट करके देख चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो जिनके पास पेपर है वो डाउनलोड कर लें अभी पेपर, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक नहीं दिया वो एक बार अपने पेपर अटेम्प्ट करके देखिएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या रहा है। इसमें जो हमारे पास 8 टावर्स हैं उसमें हमारी पहली लाइन जो दी गई है वो कह रहे हैं कि Q इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। जो हमारा Q है वो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। यहां से हमारे पास जो पजल में फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है फर्स्ट लाइन से वो है कि Q इज प्लेस्ड, और सबको आपको पता है कि सब फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हुई हमारे पास। तो Q इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब देखिए अगली जो लाइन कह रहा है वो है V इज प्लेस्ड फिफ्थ टू द राइट ऑफ Q बट नाइदर प्लेस्ड एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। तो हमारे पास यहां से 2 चीजें पता चलती हैं। एक तो कि जो V बैठा है वो है फिफ्थ टू द राइट ऑफ Q। तो अगर हम बात करें V की तो 1 2 3 4 5, तो जो हमारा V है वो यहां पे है। और एक और चीज मैं बोल दूं कि जब ये कहता है कि V इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो इसका मतलब कम से कम कोई ना कोई यहां जरूर होगा, V लास्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब तक हमारे पास कितने लोग आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की सिटिंग अब तक हो चुकी है। हमारे पास टोटल 8 लोग हैं, ठीक है। अब वो 8 या तो हो सकता है V के आगे बढ़े या फिर Q की तरफ बढ़ेगा, वो हम आगे देखेंगे।
अब जो बेसिकली अगली लाइन आ रही है वो कह रही है कि टू वे ट्रांसमिशन इज पॉसिबल बिटवीन पी एंड क्यू, क्यू एंड एस, एस एंड यू, आर एंड पी, टी एंड आर, टी एंड वी। उसके बाद ये जो हमारे पास ट्रांसमिशन की डायरेक्शन दी हुई है, ये बेसिकली इस लाइन में ये बताया गया है कि टू वे ट्रांसमिशन इनके बीच में पॉसिबल है। इसको हम एंड में देखेंगे, इसको अभी देखने की जरूरत नहीं। अगली लाइन पे चलते हैं। जो अगला स्टेटमेंट है वो कहता है यू डज नॉट अरेंज एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब जो हमारा यू होगा, यू को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये हमारा एक्सट्रीम पे नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली लाइन पढ़ते हैं, फिर वो वन वे ट्रांसमिशन की बात करें, इसको भी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद कहता है आर एंड एस टावर्स आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर बट नाइदर ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर टावर ऑफ वी। अगर बात की जा रही है आर और एस की, तो जो हमारे पास आर और एस है ये इमीडिएट नेबर्स तो हैं, बट ये इमीडिएट नेबर टी के साथ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, टी के साथ ये नहीं बैठ सकते। तो अगर हम देखें तो आर और एस कहां कहां आ सकते हैं? आर और एस हो सकता है हमारे पास, अगर इमीडिएट नेबर की बात हो रही है तो या तो एक सिचुएशन हमारे पास बनती है कि वो यहां आर और एस आ जाए, और एक सिचुएशन बनती है यहां आ जाए। बेसिकली मैं इन दो की बात कर रहा हूं, और यहां पे अगर एक सीटिंग और आती है तो आर और एस यहां आ सकते हैं, बट अभी हम इसको नहीं देखेंगे, अभी हम बेसिकली इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि आर और एस कहां आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं आगे पजल में क्या कह रहा है। अब जो बात कह रहा है वो है कि ओनली वन टावर इज प्लेस्ड बिटवीन आर एंड पी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखिए, हमने बात की थी कि आर और एस की दो जगह थी, एक थी यहां और एक थी यहां, और आर और पी के बीच में एक ही टावर आ सकता है। अब अगर आर और एस यहां आ जाते हैं तो जब हमारा पी आएगा उसकी पोजीशन ये होगी। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर हमारा आर और एस इस साइड में आते हैं तो हमारी जो पी की पोजीशन होगी वो यहां पे आएगी, और फिर उसके आगे कह रहा है कि पी भी इमीडिएट नेबर ऑफ टी नहीं हो सकता। इसका मतलब आर और एस यहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास पोजीशन ही बचती है ये वाली। अब आर और एस, बेसिकली आर और एस की पोजीशन कैसे होगी, क्योंकि आर और पी के बीच में बेसिकली एक आदमी कोई बैठा है, तो हम आर को यहां नहीं ले सकते क्योंकि पी को फिर यहीं आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास आर की पोजीशन आ गई। ठीक है, फिर एस की भी पोजीशन क्लियर हो गई, और इसके बाद आ गई हमारे पास पी की पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या क्या मिल गया है अब तक हमें पी, क्यू, आर, एस, टी और वी की पोजीशन मिल गई। 8 की सीटिंग हो चुकी है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों में हमारे पास पोजीशंस आ चुकी है। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट था कि यू इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो जब यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा, इसका मतलब यू बैठेगा यहां, और बचती है जगह डब्ल्यू के लिए। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, हमारे पास जो पजल दी गई थी उसमें हमारे पास अरेंजमेंट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस अरेंजमेंट के बाद जब मैंने कहा था कि हम कुछ चीजें बाद में देखेंगे, तो चलिए आइए उन चीजों को देख लेते हैं। अब जो हमारे पास चीजें बचती हैं वो है कि ट्रांसमिशन की डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसमिशन की डायरेक्शन किस हिसाब से काम करेगी, क्योंकि कुछ टू वे है और कुछ वन वे है। तो आइए देखें ट्रांसमिशन की डायरेक्शन किस हिसाब से काम करेगी। तो जो अब हमें देखना है वो देखना है ट्रांसमिशन की डायरेक्शन। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट था, जो हमारे टू वे ट्रांसमिशन है वो किस किस के बीच में है? पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच में टू वे ट्रांसमिशन है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, पी और क्यू के बीच में टू वे ट्रांसमिशन है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसमिशन टू वे है क्यू एंड एस के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यू एंड एस के बीच में टू वे ट्रांसमिशन है। एस एंड यू के बीच में टू वे ट्रांसमिशन है। एस एंड यू के बीच में टू वे ट्रांसमिशन है। ठीक है, एस एंड यू के बाद आते हैं तो आर एंड पी के बीच में, आर और पी के बीच में भी टू वे ट्रांसमिशन है। ठीक है, आर और पी के बाद अगर बात करें तो टी एंड आर के बीच में भी टू वे ट्रांसमिशन है। टी एंड आर के बीच में भी टू वे ट्रांसमिशन है। और इसके बाद जो फाइनल है वो है टी एंड वी के बीच में भी टू वे ट्रांसमिशन है। टी और वी के बीच में भी टू वे ट्रांसमिशन है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास टू वे ट्रांसमिशन थे किस किस के बीच में थे, पी एंड क्यू, क्यू एंड एस एंड यू, आर एंड पी, टी एंड आर एंड टी एंड वी। ठीक है, अब इसके बाद एक और लाइन थी जिसमें वन वे ट्रांसमिशन की बात की गई थी कि वन वे ट्रांसमिशन इज पॉसिबल फ्रॉम आर टू क्यू, आर से क्यू के बीच में, मतलब आर से क्यू की तरफ वन वे ट्रांसमिशन है। ठीक, एस टू टी, एस से टी की तरफ वन वे है। ठीक, इसके बाद जो है वो है वी टू यू, वी से यू की तरफ वन वे ट्रांसमिशन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो हमारे पास फाइनल डायग्राम आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो जो आपके जो अब 5 क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे और सारे आपके पास सारी सिटिंग अरेंजमेंट आ चुकी है। तो देखते हैं फाइनल सॉल्यूशन क्या है इसका। फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जो पहली पजल थी, अगर हम बात करें तो इस पजल में मतलब देखने में ये थोड़ी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि ट्रांसमिशन और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप की जब चीजें आ जाती है तो हो सकता है थोड़ा आपको डर सा लगे, बट इट वॉज अ नॉर्मल पजल। आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि वेरिएबल इसमें ज्यादा थे नहीं। और इस पजल, ये पजल अगर मैं बात करूं तो विद इन 5 मिनट्स यू कुड हैव डन इट। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो 5 क्वेश्चन है वो इन्हीं से आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ बैड, मतलब अगर बात करें तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है इस पजल को करने का। ठीक है, तो इस पजल को आप अटेम्प्ट कर सकते थे और इसमें आप मार्क्स ले सकते थे। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन में हमने देखा है कि यार देखो, अब आप कह लो फ्लोर पजल, आप कह लो उसको अरेंजमेंट पजल, आप कह लो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंजमेंट, तो इसको जो भी नाम दे दो ये इसी टाइप के होते हैं। ज्यादा इसमें देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख सकता है, बट जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, तो आप देख लो कि अगर पेपर आपको, मान लीजिए आपको पेपर में और कुछ मिल ही नहीं रहा और लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो सकता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में सारे क्वेश्चन जब डिफिकल्ट होते हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सा लेस डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 8, ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो है 8 न्यूली एक्सट्रैक्टेड गोल्ड कॉइन्स वर वेट बाय अ गोल्ड माइन वर्कर। एक गोल्ड माइन वर्कर है जिसने 8 गोल्ड कॉइन को तोला है। ठीक, इन हिज रिपोर्ट कार्ड ही पॉइंटेड आउट दैट गोल्ड कॉइन ए इज लाइटर देन एटलीस्ट 4 गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन सी इज लाइटर देन गोल्ड कॉइन डी who is heavier than only 4 gold coins. Gold coin B is lighter than gold coin D but heavier than at most 2 gold coins. ठीक है, gold coin E is lighter than gold coin A and C. B is not the third lightest coin. अगर बात की जाए तो ये पूछ रहा है कि A से ज्यादा भारी कौन कौन से गोल्ड कॉइन्स हैं। हमारे पास ऑप्शन है 5 गोल्ड कॉइन्स A से भारी हैं या 4 गोल्ड कॉइन A से भारी हैं, इनमें से कोई नहीं। और डी ऑप्शन दे रहा है 6 गोल्ड कॉइन्स ए से भारी हैं। और जो ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन कह रहा है कि आइदर ए और बी, यानी 4 या 5 गोल्ड कॉइन ऐसे हैं जो ए से भारी हैं। तो आपको दिख रहा होगा आंसर इज ई। तो आइए देखते हैं ये आंसर कैसे आया। तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आपको ये 8 लाइंस दिख रही होंगी। ठीक है, इन 8 लाइंस में हमारे पास जो फिक्स इंफॉर्मेशन है क्या है, पहला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि जो हमारे पास जो गोल्ड कॉइन है, गोल्ड कॉइन ए इज लाइटर देन एटलीस्ट 4 गोल्ड कॉइन्स, मतलब जो हमारा ए होगा वो कहीं ना कहीं यहां या इसके नीचे आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ए है वो यहां या इसके नीचे कहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 4 गोल्ड कॉइन से तो वो हल्का है। अब जो कह रहा है अगला पॉइंट वो है गोल्ड कॉइन सी इज लाइटर देन गोल्ड कॉइन डी, जो डी है गोल्ड कॉइन वो भारी है हमारे सी से। ठीक है, और इसके आगे एक एडिशन है कि डी हु इज हेवियर देन ओनली 4 गोल्ड कॉइन्स। तो जब हम बात कर रहे हैं डी की, तो डी सिर्फ 4 गोल्ड कॉइन से, यानी डी की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, जो सिर्फ 4 गोल्ड कॉइन से हैवी है, 1 2 3 और 4। तो हमारी जो डी की पोजीशन आ रही है वो आएगी कुछ यहां। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो डी की पोजीशन फिक्स हो गई। अब हमारे पास ए की पोजीशन है जो कि इससे नीचे ही रहेगा, सी की पोजीशन भी है जो कि डी से नीचे ही रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो है गोल्ड कॉइन बी इज लाइटर देन गोल्ड कॉइन डी। अब देखो बी इज लाइटर देन गोल्ड कॉइन डी बट हैवियर देन एट मोस्ट 2 गोल्ड कॉइन्स। मतलब अगर गोल्ड कॉइन बी हैवी है तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 गोल्ड कॉइन से हैवी हो सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। यानी बी अगर खींचतान की बात करें तो बी की पोजीशन एक बनती है यहां या फिर इसके नीचे कहीं भी, बी यहां नहीं आ सकता। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें तो जो गोल्ड कॉइन ई है, गोल्ड कॉइन ई इज लाइटर देन गोल्ड कॉइन ए एंड सी। अगर ए और सी है तो गोल्ड कॉइन ई इससे हल्का ही होगा। ठीक है, बी इज नॉट द थर्ड लाइटेस्ट कॉइन। तो अगर हम देखें यहां पे तो बी की जो पोजीशन है, हमने क्या कहा था कि बी इज हैवियर देन एट मोस्ट 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2। और अगली स्टेटमेंट जो हमारे पास ये आई है वो कह रहा है कि बी की पोजीशन यहां नहीं हो सकती, यानी बी कहीं ना कहीं यहां आएगा या फिर यहां आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास बी की पोजीशन आएगी वो फिर या तो आएगी यहां या फिर आएगी यहां। ठीक है, अब हमारे पास सारी कंडीशंस दे दी गई हैं। अब एक चीज हमें नोट ये करनी है कि जो अब हमारे पास एक चीज ये है कि E इज लाइटर देन A एंड C। अब हमारे पास पोजीशन क्या बचती है, जो हमारे पास A और C के लिए पोजीशन बचती है वो कुछ यूं बचती है। अगर हम सारी कंडीशंस को ध्यान में रखें तो हमारे पास जो A और C की पोजीशन बचेगी वो बचेगी यहां, क्योंकि हमारे पास A है जो कि कम से कम 4 से भारी है, 4 से हल्का है। इसके बाद हमारे पास ये पता है कि D जो है वो C से भारी है, और A और C से हल्के कौन कौन से हैं, E। A और C से हल्का E है, और B की पोजीशन कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों जगहों पे रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास ये जो B और E की पोजीशन आई है ये भी फिक्स नहीं है, A और C की पोजीशन भी फिक्स नहीं है। तो जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि हमारे पास कौन से ऐसे गोल्ड कॉइन्स है, हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स इज हैवियर देन गोल्ड कॉइन ए। अगर हमारा गोल्ड कॉइन ए यहां अगर रहता है तो 1 2 3 4 5, अगर गोल्ड कॉइन ए यहां रहता है तो 4। तो जो हमारा जो ऑप्शन था फिफ्थ वो कुछ ऐसा ही था। फिफ्थ ऑप्शन हमें ये कह रहा था कि आइदर ए और आइदर बी, यानी 4 या 5 में से कोई एक। तो जो हमारे पास फाइनल पोजीशन बन के आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है। हमारे पास डी फाइनल है, फिक्स है, हमारे पास डी फिक्स है, ए की पोजीशन ये या ये हो सकती है, और ए और सी का डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली बी और ई का भी डिफाइंड नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो था ये 2 से 3 मिनट के अंदर हो सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, बट इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन से आप देखेंगे कि ये कुछ अजीब सा मैथमेटिकल है। तो मैथमेटिकल होने की वजह से आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है कि फ्रॉम पॉइंट ए अनिकेत वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस एंड रीच पॉइंट बी। ठीक है, एंड अनदर पर्सन अमन इज ऑलरेडी स्टैंडिंग एट पॉइंट बी हु इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन and he takes 135-degree right turn. Aniket takes 90-degree turn and walks 30 meter and reached point C. Then Aniket turns to the east direction and walks 10 meter. After reaching point Z, he saw his friend Rahul, who is northeast direction of point C. If point F is the midpoint of line BC and Aman crosses a line AF whose length is 15 meter and he crosses at point M, which is in line AF. The perimeter of BCZ is 4 plus root 10 meter. मतलब जो हमारे पास एक BCZ जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा वो उसका जो पेरीमीटर होगा वो कुछ ये होगा। ठीक है, then what is the sum of total distance between the line AM and midpoint of shortest distance of line BZ? तो यहाँ पे कुछ sum of total distance की बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। अगर बात करें अनिकेत, जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है, ए पॉइंट से अनिकेत चल रहा है बी की तरफ इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन।
ठीक है। अब अनिकेत जब 15 मीटर वॉक कर ले रहा है तो बी पे अमन खड़ा है। अमन इज ऑलरेडी स्टैंडिंग एट पॉइंट बी एंड हु इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अमन पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही देख रहा था और यहां से अमन मुड़ता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री अमन मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेटमेंट आ रहा है, अनिकेत टेक्स 90 डिग्री टर्न। अब हमारे नॉर्थ ईस्ट से ये 90 डिग्री का टर्न हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अनिकेत ने 90 डिग्री का टर्न लिया और पॉइंट सी की तरफ गया 30 मीटर, 30 मीटर पॉइंट सी की तरफ चला है, ठीक। अब अनिकेत टर्न्स टू द ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 मीटर। अब ईस्ट डायरेक्शन में आके अनिकेत 10 मीटर चलता है और उसके बाद वो फाइनली पहुंचता है पॉइंट जेड पे। अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये दी गई है कि राहुल इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अनिकेत। यहां से जो राहुल उसे दिख रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राहुल के दिखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन में वो पूछा ही नहीं गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको देखो ना देखो बराबर है क्योंकि ये जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन है। ध्यान रखना ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। इसमें हमें राहुल से कोई मतलब नहीं था। तो जो हमारे पास एक तरीके से देखा जाए तो बीसीजेड ट्रायंगल का हमारे पास जो पेरीमीटर दिया हुआ था वो क्या था? हमारे पास जो पेरीमीटर दिया था वो था 10, 4 प्लस √10 मीटर। ये हमारे पास ट्रायंगल बीसीजेड का पेरीमीटर दिया हुआ था। तो अब हमारे पास अगर हमें लेंथ ऑफ बीजेड फाइंड करनी है तो लेंथ ऑफ बीजेड हमारे पास निकल आएगी पूरी, वो है 10√10 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास बीजेड की लेंथ आ गई। हमें जो पूछा गया था कि वो सम क्या है कि AM यानी ये लेंथ प्लस लाइन बीजेड का हाफ, लाइन बीजेड का हाफ विच इज, अगर हम बात करें तो लाइन बीजेड का हाफ क्या होगा? लाइन बीजेड का हाफ होगा आपका 10√10 है डिवाइडेड बाय 2, ये इसका हाफ पॉइंट का लेंथ होगा। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था वो कुछ यही था कि आपके पास 7.5 मीटर प्लस 5√10 मीटर, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आपके सारी चीजें निकल आएंगी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आराम से हो सकता था। हाँ, कुछ चीजें हो सकती है देखने में डिफिकल्ट लगे बट यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन सेंस का एक क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे एक और पजल हमारे सामने है। और लास्ट टाइम आपने ध्यान दिया होगा तो SBI PO प्री वॉज फुल ऑफ पजल्स। अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग सेक्शन वॉज फुल ऑफ पजल्स, और पजल्स के अलावा जो 10 क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, ठीक है। तो यही चीजें ध्यान रखनी है कि आपको कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे। अब जो हमारे पास पजल है, इस पजल में कहा जा रहा है कि M, N, O and P are 4 friends. They participate in the sport competition which is happening in their school. They played one game each against the other 3 in each of the 3 events. टेनिस, बैडमिंटन एंड बॉक्सिंग। 3 इवेंट्स हैं, टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। नो गेम एंडेड इन अ ड्रॉ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द रिजल्ट। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हिडन होते हैं जैसे नो गेम एंडेड इन अ ड्रॉ। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं वाइल सॉल्विंग द पजल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। हमारे पास टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इस टेबल में हमें अरेंजमेंट करना है कि कौन सा गेम कौन जीता है। और ध्यान रखना, अगर M N से जीतता है तो N M से हारता है उसी सेम इवेंट में। इस तरीके से हम टिक और क्रॉस से खेलेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि M जो है वो टेनिस में सिर्फ O और P से जीतता है। M won in tennis only against O and P, यानी M O और P से जीत जाता है, ठीक है। अब यानी अगर बात की जाए तो टेनिस में अगर वो सिर्फ O और P से जीत रहा है, इसका मतलब N से हार रहा है। अब आपको इसमें अगर M के, हमारे पास टेनिस में सारे इवेंट्स के वो आ गए, तो अब हमें देखना है कि M N से हारा है यहाँ पे
यानी एन एम से टेनिस में जीता है। ओ एम से हारा है यानी एम ओ से जीता है यानी ओ एम से हारा है। एम पी से जीता है यानी पी एम से हारा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट से ये सारी चीजें आ गई। एक स्टेटमेंट और कहा गया है कि इसमें जो एक एडिड स्टेटमेंट है वो है कि एम हैज वन ओनली 3 गेम्स इन ऑल, यानी एम ने सिर्फ 3 गेम जीते हैं, जिसमें से 2 वो यहां जीत चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब एक और गेम जीता है एम ने। चलिए आगे देखते हैं। ईच ऑफ ओ एंड पी वन ट्वाइस अगेंस्ट एम। अब जो ओ और पी हैं वो 2 बार जीते हैं एम से। ठीक है, अगर बात की जाए तो यहां पे हमने देखा है कि एक इवेंट में तो दोनों हार चुके हैं, अगर बाकी 2 इवेंट में वो एम से जीत ही चुके हैं, यही ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, यानी ओ और पी एम से जीत गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच ऑफ ओ एंड पी वन ट्वाइस अगेंस्ट एम। अब यहां पे एम से ओ जीता है यानी एम ओ से हारा है, सेम पी से एम हारा है। यहां पे भी हम देखेंगे ओ, यहां पे ओ से हारा है बॉक्सिंग एम, और पी से भी बॉक्सिंग हारा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला स्टेटमेंट कहता है ओ एंड पी वन अगेंस्ट एन इन टेनिस। अब जो ओ और पी हैं वो एन से जीते हैं टेनिस में, यानी ओ और पी दोनों एन से जीते हैं टेनिस में, यानी एन हारा है टेनिस में ओ और पी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है पी वन अगेंस्ट एन इन बॉक्सिंग। पी जो है वो एन से बॉक्सिंग में जीता है, एन से पी बॉक्सिंग में जीता है। यहां पे जो एन पी जीता है वो एन से वो बॉक्सिंग में जीता है, यानी एन पी से बॉक्सिंग में हार गया है। आगे बढ़ते हैं। एन लॉस्ट ओनली 2 गेम्स टू पी। अब जो एन है वो सिर्फ 2 गेम हारा है पी से, तो अगर देखें तो यहां पे हमारा टेनिस भी हार चुका है एन, और बॉक्सिंग भी हार चुका है, यानी बैडमिंटन में एन जीता है आपके पी से। तो कहीं ना कहीं एन जो है वो पी से सिर्फ 1 गेम जीता है, दैट टू इन बैडमिंटन। अब एन बैडमिंटन में जीता है पी से, यानी पी बैडमिंटन में हारा है एन से। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पी की बात यहां पे की गई है कि पी ने सिर्फ 7 गेम जीते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं, यहां से ये एलिमेंट्स 9 है, पी 7 गेम जीता है। अब हम देखें तो हमारे पास 1 गेम हारा हुआ पी ये है, और 1 गेम हारा हुआ पी का ये है, यानी जो बाकी बचे इवेंट्स हैं उसमें पी जीत चुका है। तो अब हम करते हैं पी की जीत का, क्या कहते हैं उसे, पी की जीत का बिगुल बजाते हैं, और 7 गेम यानी 7 जगह हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 जगह टिक मार्क ऑलरेडी है। तो अब पी जीता है ओ से बैडमिंटन में, यानी टेनिस में, यानी ओ पी से हारा है टेनिस में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पी जीता है ओ से बैडमिंटन में, यानी ओ हारा है पी से बैडमिंटन में। सेम पी जीता है ओ से बॉक्सिंग में, यानी ओ हारा है पी से बॉक्सिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे हमें देखना है एम लॉस्ट ऑल मैचेस इन ओनली 1 इवेंट। अगर देखा जाए तो एम उस गेम में हार चुका है, मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसमें एम सारे गेम्स हार चुका है, बट इट इज नॉट द इवेंट इन विच पी वन ऑल द गेम्स। अब हमारे पास जो डायग्राम बन के आया है, पी सारे गेम्स किस में जीत रहा है, हमारे जो पी जीत रहा है वो जीत रहा है बॉक्सिंग में, यानी एम जो हारा है सारे गेम्स वो हारा है आपके बैडमिंटन में। ठीक है, तो एम जो है, एम लॉस्ट ऑल गेम्स इन ओनली 1 इवेंट, क्योंकि यहां पे ये 2 गेम हार ही चुका है, और जो तीसरा गेम हारा है वो इसमें हारा है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, बट इट इज नॉट द इवेंट इन विच पी वन ऑल द गेम्स। तो पी हमारे पास यहां जीता है, यानी बॉक्सिंग में वो सारे गेम नहीं हारा, वो बैडमिंटन में हारा है एम। ठीक है, अब जब एन यहां पे जीत चुका है एम से, तो एन के उस पर भी मार्क कर देते हैं, एन जीत गया है एम से बैडमिंटन में।
N won only one game in boxing against the person to whom he lost in badminton. N won only one game in boxing. जो हमारा N है वो एक ही गेम जीता है बॉक्सिंग में, ठीक है। अब एक गेम वो बॉक्सिंग में कौन सा जीता है N, जिससे वो अगेंस्ट द पर्सन टू हुम ही लॉस्ट इन बैडमिंटन, वो बैडमिंटन में उससे हारा है। तो अब बॉक्सिंग में हमारे पास M है, और अगर देखा जाए तो बॉक्सिंग में वो किससे हारा है, M से तो जीता है, P से वो हार ही चुका है बॉक्सिंग में, यानी O की बात की जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है वो फिर से मैं पढ़ देता हूं। हाँ, अगर देखा जाए तो जो N है वो सारे N वन ओनली वन गेम इन बॉक्सिंग अगेंस्ट द पर्सन टू हुम ही लॉस्ट इन बैडमिंटन। बैडमिंटन में जिससे वो हारा है उसी से वो बॉक्सिंग में जीता है। मतलब बैडमिंटन में हारने के लिए उसके पास क्या है, N के पास सिर्फ O है जिससे वो हार सकता है बैडमिंटन में, यानी यहाँ पे वो जीता है, ठीक है। और यहाँ पे जीतने का मतलब है कि N की यहाँ पे हार हुई है, और यहाँ पे हारने का मतलब है N की यहाँ पे जीत हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो जगह बचती है वो बचती है यहाँ की और यहाँ की। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक स्टेटमेंट आया था कि M ने सिर्फ 3 गेम जीते हैं। अब हमारे पास M के कितने गेम हो गए, 1, 2, और तीसरी जीत कहीं दिख रही है, नहीं, यानी M यहाँ पे जीत चुका है और N से M हार चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो फाइनल डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। जब आप सॉल्व करेंगे इसे, ये अप्रॉक्सीमेटली इसमें आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी लगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस पजल पे आप जाना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी हिडन इन्फॉर्मेशन थी जिससे आपको ये सारी चीज़ें डिड्यूस करनी थी, ठीक है। आइए देखते हैं इसका फाइनल डायग्राम क्या होगा। जैसा कि मैंने बताया था, फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। और जिसने इसको कर लिया, देखो यार क्या होता है कि एग्जाम में पजल समझ में नहीं आती कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये पजल कुछ ऐसी थी जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स थे नहीं, ये पजल कुछ ऐसी थी जिसमें हमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, बट हाँ कई बार ये टाइम ले लेती है। तो जब आप एग्जाम में इसको दोगे तो एग्जाम में हो सकता है अंडर प्रेशर आप इसमें ज़्यादा टाइम लगाओ, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस के दौरान सोचना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आपका पजल था ये कुछ इस तरीके से था, और इसमें मैंने जैसा कि बताया कि 5 से 6 मिनट का टाइम इसमें लग सकता है, और हो सकता है कई लोगों को 7 मिनट भी लग जाए, ठीक है। बट इट्स पॉसिबल कि ये 6 मिनट के अंदर ये हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, बढ़े आगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, कम से कम अब आपको राहत मिली होगी कि यार चलो सिलॉक्स का एक क्वेश्चन तो आया, क्योंकि सिलॉक्स इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस बाय द कैंडिडेट्स। जिनको सिलॉक्स अच्छे से आती है वो इन टाइप के क्वेश्चंस में गलती ना करके इसमें मार्क्स कोशिश करो कि आप मार्क्स अचीव कर लो, ठीक है। तो सिलॉक्स का देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यार आगे बढ़ने से पहले, कि डायरेक्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। डायरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं, अब हो सकता था ये यहाँ अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से कहा गया है कि इस कंक्लूजन को ट्रू करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट काम आएगा। समझ रहे हो आप, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट काम आएगा ताकि ये कंक्लूजन ट्रू हो जाए। हो सकता है क्वेश्चन में वो रिवर्स भी कर दे कि ये कंक्लूजन को फॉल्स करने के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट काम आएगा, ठीक है। तो आपको कई बार और हो सकता है कि फॉल्स ऊपर लिखा हो, आपने ध्यान ना दिया और पहला स्टेटमेंट ही आपका ट्रू हो जाए और आप बढ़ जाए आगे। नहीं, ध्यान रखना कि एक बार डायरेक्शन को ढंग से पढ़ लें, ठीक है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे स्टेटमेंट का एक बार बना के और चेक करना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो भी आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है सीक्वेंशियली फॉलो करो। तो मैं डायरेक्टली सी पे चलता हूं क्योंकि सी आंसर है इसका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सी की तरफ में जाऊंगा। जो सी स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, सी स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है ऑल पुलिस आर जज। जो हमारा ऑल पुलिस है वो जज है, ठीक है। सम लॉयर्स आर नॉट पुलिसेस। अब यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन पुलिस नहीं है, ये पोर्शन हमारा पुलिस नहीं है, ठीक है।
नो कल्प्रिट इज अ लॉयर, कोई भी कल्प्रिट लॉयर नहीं है, जो हमारा कल्प्रिट है वो लॉयर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि इससे हमारा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है कि नहीं। ऑल जजेस बीइंग लॉयर इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो चीजें दी गई हैं, अगर बेसिकली बात की जाए तो इस वाले डायग्राम को आप इतने में ले आओ तब भी ये सम नॉट रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है जहां पे आपको ध्यान रखनी है, ये सम नॉट का केस है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बस ये जो डायग्राम है इसको इसमें ले आओ, तो आपका ये वाला जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर जाएगा। और नो लॉयर इज ए कल्प्रिट, नो लॉयर इज ए कल्प्रिट, ये भी हमारा ट्रू हो रहा है क्योंकि हमें कहा गया नो कल्प्रिट इज ए लॉयर इन द स्टेटमेंट, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर सी है वो हमारा आंसर होगा। और मैं फिर बता दूं कि इसमें कोई शॉर्टकट काम नहीं करता है, इसमें आपको इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो जब आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में कोशिश कीजिएगा कि हाथ और दिमाग दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती हैं, कि कई बार हमारा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है और एजम्पशंस बेस्ड हो जाता है कि हाँ यार ये हो गया ये हो गया ये हो गया, चलो, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो फिर एक पजल, तो स्टूडेंट्स अब देखने वाली बात है क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पजल ऑफ दिस पेपर। इसको मैं अगर बोलूं तो ये डिफिकल्ट लेवल का पजल है। आपको मैं टाइम देता हूं, आप अगर हो सके तो इस वीडियो को पॉज करके इस पजल को पढ़ो, और जिसने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है वो एक बार सॉल्व करके करने की कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पजल है। और इस पजल से आपको बेसिकली ये पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। और इस पजल को मैं बता दूं कि करने में इसको आराम से 8 से 9 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे वेरिएबल्स हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है 7 persons PQRSTUV of the family, they all are going to different cities with Delhi, Patna, Bangalore, Ranchi, Goa, Mumbai and Chennai, but not necessarily in the same order. Also all of them have different profession: engineer, doctor, teacher, physician, lawyer, professor and architect, but not necessarily in the same order. All of them sit in a given manner and each having different age. यहाँ पे एज की बात की गई है। देयर इज अ 3 जनरेशन इन द फैमिली, 3 जनरेशन की फैमिली है। इन एनी जनरेशन नो 2 persons एज इज सेम। देखो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। क्या होता है कि ये हिडन इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी भी जनरेशन में किसी 2 पर्सन की एज सेम नहीं हो सकती, मतलब सेम जनरेशन के अंदर 2 पर्सन कैन नॉट हैव द सेम एज। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला पैराग्राफ जो कि इंट्रोड्यूस करता है पजल को, इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कहूंगा कि आप इस पजल को पढ़िएगा, इसको अपने लेवल पे पहले सॉल्व करके देखिएगा, ना हो तो इस वीडियो सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा। ठीक, तो मैं चलता हूं आगे की ओर और देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या इसके साथ हम कर सकते हैं इस पजल में, क्योंकि इस पजल में पॉसिबिलिटीज भी बहुत बनेंगी और इस पजल में आपकी पॉसिबिलिटीज कटेंगी भी वैसे ही। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं एक हिंट दे देता हूं, जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए एक हिंट है कि आप इसमें सिटिंग अरेंजमेंट को अलग करो, फैमिली ट्री को अलग बनाओ और फिर एज का क्राइटेरिया अलग दो। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, सेकंड करेंगे फैमिली ट्री, थर्ड करेंगे हम उसके एज को डिफाइन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पजल्स में है क्या। तो जो पहली लाइन पजल की है वो कह रही है द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन एस फादर एंड वीज ग्रैंड मदर इज 11 ईयर। मैं यहाँ छोड़ दूंगा इसे। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। देयर आर 2 persons सिटिंग बिटवीन the person who is lawyer and the one who is immediate above the one who is going to Chennai। ये लाइन, इस लाइन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। देयर आर 2 persons सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु इज लॉयर, मतलब एक लॉयर बैठे हुए हैं, लॉयर के नीचे 2 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, अब लॉयर के नीचे 2 पर्सन बैठे हुए हैं, sitting between the person who is lawyer and the one who is immediately above the one who is going to Chennai। मतलब ये जो जिनके बीच में बैठे हैं थर्ड आदमी ये है, और ये जो और इनके नीचे वाले जो हैं वो जा रहे हैं चेन्नई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो कह रहा है वो कह रहा है कि देयर आर 2 persons सिटिंग बिटवीन द लॉयर एंड द पर्सन हु इज इमीडिएटली अबव चेन्नई।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देयर आर टू पर्सन्स, जो दो पर्सन्स हैं सिटिंग बिटवीन द लॉयर एंड द पर्सन हु इज इमीडिएटली अबव चेन्नई, यानी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें। ठीक, तो मैं इसको यहाँ रब करूंगा अभी, क्योंकि मुझे इस पजल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी रब करके इसको आगे बताता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो स्टेटमेंट कहता है वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि एस आंट इज नॉट गोइंग इन बैंगलोर एंड चेन्नई, ईच पेरेंट इज एटलीस्ट 11 ईयर्स एल्डर देन हिज और हर चाइल्ड। मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, जो भी ब्लड रिलेशन या फिर एज से रिलेटेड पॉइंट्स हैं मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो कहता है यू इज मैरिड टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बैंगलोर। आई एम इग्नोरिंग इट फॉर द टाइम बीइंग। नाइदर वी नॉर टी इज गोइंग टू चेन्नई एंड पटना। जो हमारे वी और टी हैं दे आर नाइदर गोइंग टू चेन्नई और पटना। तो इस इंफॉर्मेशन को मैं कहीं ना कहीं लिख लूंगा ताकि मुझे हेल्प मिले। पटना नहीं जा रहे वो लोग और चेन्नई नहीं जा रहे। वी और टी जो हैं वो ना ही पटना जा रहे हैं और ना ही चेन्नई जा रहे हैं। ठीक है, अब अगली इंफॉर्मेशन जो कह रहा है वो कह रहा है कि द पर्सन हु इज डॉक्टर इज गोइंग टू गोवा। जो डॉक्टर है वो गोवा जा रहा है। ठीक है, जो डॉक्टर है वो गोवा जा रहा है। प्रोफेसर इज एबव फिजिशियन बट नॉट इमीडिएट। अब जो हमारे प्रोफेसर हैं वो फिजिशियन से कहीं ना कहीं ऊपर हैं बट इमीडिएट एबव नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे प्रोफेसर हैं वो फिजिशियन से ऊपर हैं बट इमीडिएट ऊपर नहीं है। ठीक है, नो वन इज लेस देन 23 ईयर्स ओल्ड, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड लॉयर। अब देखिए यहां पे मेरे पास दो केस बनेंगे क्योंकि लॉयर की मेरे पास लॉयर की जगह फिक्स है। अब जो इंजीनियर होगा, इंजीनियर और लॉयर के बीच में एक आदमी आना है। या तो इंजीनियर यहां आ सकता है या फिर इंजीनियर यहां आ सकता है। ठीक है, तो मैं आगे का केस जो लूंगा वो नीचे वाला लेके चलूंगा। ठीक है, मैं ऊपर वाले केस को नहीं लूंगा, और ऊपर वाला केस अगर आप लेके चलते हैं तो वो अगले दो स्टेप्स में कैंसिल भी हो जाएगा। तो जो इंजीनियर की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं यहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये वाला केस लेके आगे बढ़ता हूं कि देयर इज वन पर्सन सिटिंग बिटवीन इंजीनियर एंड लॉयर, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड लॉयर हु इज गोइंग टू दिल्ली, यानी लॉयर इज गोइंग टू दिल्ली। ठीक, और इंजीनियर की पोजीशन आ गई। ईच हस्बैंड इज एटलीस्ट 1 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ। वीज ग्रैंडफादर इज 2 times ऑफ हिज ग्रैंडडॉटर। देयर आर 3 persons सिटिंग बिटवीन द वन हु इज गोइंग टू गोवा एंड वी। अब ये जो स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट से हमारे ऊपर वाले इंजीनियर की पोजीशन कैंसिल हो जाती। तो जब आप उसको बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो गोवा और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब अगर हम इस स्टेटमेंट में बात करें तो हमारे पास कितनी पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं, आइए देखते हैं इसमें कितनी पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं। इसमें जो हमारी पोजीशन फिक्स है 1 2 3 4 और 5, जो हमारे 7 लोगों की जगह है 7 लोगों में 5 की पोजीशन फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब इन 5 के बाद हमें देखना है कि आगे के 2 कैसे आते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 2 केसेस बनते हैं जहाँ पे मैं गोवा और वी को फिट कर सकता हूँ। देखो हमें पता है कि डी डॉक्टर है, गोवा जो गोवा जाएगा वो डॉक्टर है। ठीक है, और गोवा और वी के बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब वी यहाँ चेन्नई में आ नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कि वी और टी पटना और चेन्नई नहीं जा रहे हैं, यानी वी की पोजीशन कहीं ना कहीं या तो यहाँ आएगी या फिर यहाँ आएगी। अगर यहाँ आती है वी, अगर हम ये मान के चले कि वी की पोजीशन यहाँ आएगी तो फिर हमारा जो गोवा जाएंगे जो कि डॉक्टर होंगे उनकी सिटिंग कहाँ होगी, नीचे की तरफ देखें। चलिए नीचे की तरफ देखते हैं, 1 2 3 और फिर गोवा, यानी कितनी सिटिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाली पोजीशन हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अभी मैं फिर बताता हूँ एक बार कि ये वाली जो पोजीशन है वो हमारी नहीं आ सकती कि वी यहाँ पे और नीचे की साइड गोवा। तो अब कहीं ना कहीं अगर वी यहाँ बैठता है तो गोवा के लिए उसको 1 2 3 4, अगर वी यहाँ बैठता है तो गोवा को कहीं ना कहीं यहाँ आना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 6 की सीटिंग ऐसे आ जा रही है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट। The person who is going to Patna has only one niece. The one who is teacher is maternal uncle of V. देखो अभी ब्लड रिलेशन वाली मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। The person who is teacher is going to Patna and sits immediately above lawyer. लॉयर के ऊपर टीचर बैठे हैं जो कि पटना जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मेरा गोवा यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो अब हमें देखना है कि गोवा फिट होगा कहाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर की पोजीशन यहाँ पे फिक्स आ रही है, जो हमारे टीचर की पोजीशन है वो फिक्स आ रही है। तो अब हमें जो ध्यान देना है कि टीचर की पोजीशन फिक्स होने के बाद जो कि कहाँ जा रहे हैं, पटना, ठीक है, पटना जा रहे हैं। अब मेरे पास कितनी पोजीशन आ गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं गोवा को ऊपर भी लेता हूँ, गोवा को अगर मैं ऊपर यहाँ पे लेता हूँ तो अभी मेरे पास कई चीज़ें बाकी हैं। तो गोवा को हम देखते हैं कि कैसे कहाँ फिट करेंगे। तो अभी हम गोवा को कहीं नहीं लेते, अभी हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गोवा की जगह अब टीचर आ चुका है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूँ, जो बाकी चीज़ें हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन अगर हमें दोबारा पड़ेगी तो मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारी चीज़ें मैं एक बार रब कर देता हूँ। अब हमारे पास जो क्लियर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। टीचर इज गोइंग टू पटना एंड सिट्स इमीडिएटली अबव लॉयर। वी इज 1 year एल्डर देन द वन हु इज आर्किटेक्ट, बाद में देखेंगे। यू इज प्रोफेसर एंड शी इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड रांची। यू इज प्रोफेसर, यू का हमें जो पता चला है वो ये पता चला है कि जो यू है वो प्रोफेसर है, ठीक है। यू प्रोफेसर है एंड शी इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड रांची। वी इज गोइंग टू रांची एंड शी इज नॉट एन इंजीनियर। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर हम गोवा यहां लेते हैं तो कहीं ना कहीं 1 2 3 वी की पोजीशन आएगी ये, जो कि इंजीनियर बना देगा। और पजल में क्लियरली मेंशन है कि वी इंजीनियर नहीं है, ठीक है। तो जो पजल में अगर हमारे पास यहाँ पे पोजीशन फिक्स नहीं आ रही, तो अब जो फाइनल पोजीशन बचती है गोवा की वो कुछ यूं बचती है। अब देखिए, अगर गोवा को हम यहाँ ले तो भी ऊपर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वी की पोजीशन फिक्स नहीं होगी, और वी हमें पता है कि आपका जो वी है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो रही। तो अब जो हमारे पास गोवा की पोजीशन आती है वो कुछ इस तरीके से आती है, गोवा, और गोवा जाने वाला आपको पता है कि वो डॉक्टर है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी वी की पोजीशन आएगी वो आएगी यहाँ, और वी जो है वो जा रहा है रांची, वी जा रहा है रांची, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी इज गोइंग टू रांची एंड शी इज नॉट एन इंजीनियर। अब हमारे पास डिफाइन हो गया वी कहाँ है, ठीक है। पर्सन गोइंग टू दिल्ली इज ग्रैंड मदर ऑफ वी, हम अभी नहीं देखेंगे। 2 person सिट्स बिटवीन यू एंड टी। अब यहाँ पे एक अलग ही लेवल पे ये क्वेश्चन जा रहा है कि 2 person सिट्स बिटवीन यू एंड टी। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, एक होता है ये 2 person सिट्स बिटवीन यू एंड टी, ठीक है, और दूसरा बनता है ये। दोनों में बात वही कह रहा है, ठीक है। टी इज नॉट गोइंग टू गोवा, टी हमारे पास पता है टी गोवा नहीं जा रहा, टी गोवा नहीं जा रहा, ठीक है। टी इज नॉट गोइंग टू गोवा। 4 person सिट्स बिटवीन आर एंड एस हु इज 24 year old। एस की जो एज दी गई है वो 24 year old दी गई है, और आर और एस के बीच में, अगर हम आर और एस के बीच में अगर बात करें, ठीक है, और अगर बात करें तो ये इस तरीके से भी हो सकता है, एस और आर। आर और एस के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। क्यू सिट्स बिलो आर। अब जो क्यू बैठा है, जो क्यू बैठा है वो आर से नीचे बैठा है एंड 2 places above यू, यू से 2 place ऊपर बैठा है, यानी यू और क्यू के बीच में कोई एक बैठा हुआ है, ठीक। तो अगर मान लीजिए हम बात करें, अगर इस डायग्राम, इन दोनों डायग्राम्स को साथ लेके चले, ये दोनों डायग्राम और ये दोनों डायग्राम, तो देखते हैं इसमें हमारा जो क्यू होगा, अगर यू से एक पोजीशन ऊपर बैठा है तो वो कहाँ जाएगा,
वो कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा आर के बीच, आर के ऊपर, बट हमारे पास क्लियरली मेंशन है क्यू सिट्स बिलो आर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वो नहीं आएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी जब आप देखोगे तो अगर मान लीजिए क्यू एस और आर के बीच में अगर 4 आदमी बैठे हैं, ठीक है, तो ये 6 आदमी हो जा रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ क्यू आ सकता है जो कि यू से ऊपर बैठा है, तो ये पोजीशन हमारे पास कभी नहीं बनेगी। ये वाला डायग्राम हमारा अपने आप कैंसिल हो जाएगा इन्हीं कंडीशंस की वजह से, ठीक है। तो इस वाले डायग्राम को हम कैंसिल कर देंगे अभी के लिए, और ये वाला डायग्राम भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे हमारे पास है क्या। अब मेरे पास ये वाली पोजीशन आ गई, और कहीं ना कहीं आर और एस की पोजीशन भी डिफाइन हो गई, ठीक है। ये 6 एलिमेंट्स हैं, 7वां एलिमेंट क्या है, वी, जो कि लास्ट में है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब जो हमारे पास Q की पोजीशन है वो दी गई है कि वो U और Q के बीच में कोई एक आदमी बैठा है, यानी Q की पोजीशन आ गई ये। अब हमारे पास पोजीशन बची किसकी, अब जो पोजीशन बचती है वो बचती है P की, ठीक है। तो फाइनल जो अरेंजमेंट हमारे पास जो पर्सन्स है 7 पर्सन्स, उनके अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, S U P Q T और R। अब आइए देखें जो हमारे पास मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है। U का हमें पता है वो प्रोफेसर है, U प्रोफेसर है, और हमारे पास एक स्टेटमेंट था कि प्रोफेसर इज एबव फिजिशियन बट नॉट इमीडिएट एबव, यानी प्रोफेसर फिजिशियन से एबव है बट इमीडिएट नहीं, मतलब यहाँ पे फिजिशियन नहीं आ सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिजिशियन का कहाँ पे आएगा, फिजिशियन आ गए हमारे यहाँ पे, क्लियर हुआ। जो हमारे प्रोफेसर हैं वो यहाँ पे आ गए हमारे फिजिशियन, प्रोफेसर से जस्ट एक के नीचे, ठीक है, और इमीडिएटली बिलो हो नहीं सकते थे। तो आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास 2 जगह बची हुई है, एक बचता है हमारे पास U प्रोफेसर, जो कि बैंगलोर नहीं जा रहा। हमारे पास स्टेटमेंट दी गई थी कि U इज प्रोफेसर एंड शी इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड रांची, मतलब बैंगलोर और रांची नहीं जा रहा, मतलब प्रोफेसर बैंगलोर नहीं जा रहा है, इसका मतलब अब जगह बचती है इंजीनियर, इंजीनियर जो है वो बैंगलोर जा रहा है, ठीक है। अब जो फाइनल जगह बचती है वो बचती है मुंबई, जो हमारे पास फाइनल जगह बचती है वो बचती है मुंबई की। अब आइए देखते हैं इनके जो प्रोफेशन है, हमें पता है कि ये डॉक्टर हैं, जो गोवा जा रहे थे वो डॉक्टर हैं। अब हमारे पास एक ही स्पेस बचता है, हमारे पास जो एक ही स्पेस बचता है वो बचता है अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग है, हमारे पास जो 7 प्रोफेशन है उसमें से आर्किटेक्ट मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये आर्किटेक्ट हो गया। तो हमारा जो पजल है उसका सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आप देखोगे कि इसमें सारी इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन है। हिडन होने की वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब जहाँ पे वो सारी चीज़ें एम्बेड की गई हैं, एम्बेड इस तरीके से की गई हैं कि आपका ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, आपके डिफरेंट एज ग्रुप्स भी आ रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फाइनल डायग्राम आता है जो सिटिंग अरेंजमेंट का, वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जब हमने कहा था कि हम ब्लड रिलेशन करेंगे, अब ब्लड रिलेशन के साथ साथ हमें करना है एज डिफाइन करना है। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इनिशियली देखा था कि देयर इज 3 जनरेशन इन द फैमिली, 3 जनरेशन है फैमिली की। इन एनी जनरेशन नो 2 पर्सन्स एज इज सेम, कि सेम जनरेशन में किसी भी 2 पर्सन की एज सेम नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें जो जितनी भी हिडन इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें दी गई है। तो आइए देखते हैं जो जनरेशन का हमारे पास जो जनरेशन ट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। हमारे पास क्योंकि दिया गया है इन्फॉर्मेशन में कि 3 जनरेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से दी गई है, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन एस फादर एंड वीज ग्रैंड मदर, यानी एस के कोई फादर हैं, ठीक है, और वी की कोई ग्रैंड मदर है, यानी वी हमारा सबसे लास्ट जनरेशन में आएगा, ठीक है।
अब हमारे पास आ गई वी की ग्रैंड मदर, यानी वी के ग्रैंडफादर जिनकी शादी वी की ग्रैंड मदर से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये इंफॉर्मेशन यहां से निकल के आती है। ठीक, देर आर टू पर्सन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु इज लॉयर एंड हु इज इमीडिएट अबव द वन हु इज गोइंग टू चेन्नई, ये सब हमने कर ही लिया था। एस आंट इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड चेन्नई। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास बैंगलोर और चेन्नई वाले हैं वो एस की आंट नहीं है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बाद में काम आएगी। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास है वो ये है कि ईच पेरेंट इज एटलीस्ट 11 ईयर्स एल्डर देन हिज और हर चाइल्ड। अब मिनिमम एज गैप जो एक जनरेशन में होगा वो होगा 11 ईयर्स का। ये एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, हाँ हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट इतना गैप तो होना ही चाहिए। अब यू इज मैरिड टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बैंगलोर, यू इज मैरिड टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बैंगलोर। यू की शादी किसी से हो रखी है, यानी यू लास्ट जनरेशन में नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे यू को फीमेल बता रहा हूं तो आगे आप देखेंगे कि पजल में लिखा हुआ है यू के लिए शी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो यू की शादी किसी ना किसी से हुई है जो कि बेंगलोर जा रहा है। मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से पढ़ देता हूं, यू इज मैरिड टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बैंगलोर। अब हमने देखा था कि बैंगलोर कौन जा रहा है, बैंगलोर जा रहा था पी, यानी पी और यू हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पजल में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, द पर्सन हु इज डॉक्टर इज गोइंग टू गोवा, प्रोफेसर इज एब फिजिशियन, ये हमने यूज कर लिया था। नो वन इज लेस देन 23 ईयर्स ओल्ड, 23 साल से कम कोई नहीं होगा, मतलब जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 23। ठीक, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड लॉयर हु इज गोइंग टू दिल्ली, ईच हस्बैंड इज एटलीस्ट 1 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ। देखो यही सारी चीजें हैं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो मिनिमम एटलीस्ट 1 का होगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ईच हस्बैंड इज एटलीस्ट 1 ईयर एल्डर देन हिज वाइफ, मतलब कहीं भी वाइफ की एज बड़ी नहीं होगी हस्बैंड से। वीज ग्रैंडफादर इज 2 टाइम्स ऑफ हिज ग्रैंड डॉटर, वी के जो ग्रैंडफादर की एज होगी वो 2 टाइम्स होगी ग्रैंड डॉटर से। अभी हमारे पास वी का हमारे पास जेंडर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, देर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन द वन हु इज गोइंग टू गोवा एंड वी। ठीक है, द पर्सन हु इज गोइंग टू पटना हैज ओनली 1 niece, द वन हु इज टीचर इज मैटरनल अंकल ऑफ वी, द पर्सन हु इज टीचर इज गोइंग टू पटना एंड सिट्स इमीडिएटली अबव लॉयर, वी इज 1 ईयर एल्डर देन द वन हु इज एन आर्किटेक्ट। यानी अगर बात की जाए वी और आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट कौन है, हमारे पास जो आर्किटेक्ट है वो एस है। वी और एस कहीं ना कहीं इस वाली जनरेशन में आएंगे क्योंकि उनके बीच में जो एज डिफरेंस है वो 1 साल का है। ठीक है, तो जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन, वी इज 1 ईयर एल्डर देन द वन हु इज एन आर्किटेक्ट। अगर हम बात करें तो वी को यहां पे लिख लेते हैं, वी का भी हमारे पास जेंडर डिफाइंड नहीं है, और आर्किटेक्ट यानी एस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं इसको दोबारा से बना देता हूं एक बार। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है कि जो वी की एज है, यानी वी की जो एज है इसका जेंडर डिफाइंड नहीं है, और एस ये सेम जनरेशन में है, एस का भी अभी जेंडर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वी के एक ग्रैंडफादर भी हैं और ग्रैंड मदर भी हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमें आगे देखना है कि, और हमें पता है कि वी और एस के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। ठीक, वी इज 1 ईयर ओल्डर देन द वन हु इज आर्किटेक्ट, एस है हमारा आर्किटेक्ट और वी जो है वो 1 साल बड़ा है आर्किटेक्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक जगह दिया गया है कि वी इज गोइंग टू रांची एंड शी इज नॉट एन इंजीनियर, मतलब वी जो है वो है लड़की, वी इज अ गर्ल। ठीक है, यानी हमें पता चल गया कि वी जो है वो लड़की है। अब हमें फिर से एक बार देखना है कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। वी के बाद अगर हम बात करें, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड टी, टी इज नॉट गोइंग टू गोवा, 4 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एस, एस हु इज 24 ईयर ओल्ड। अब हमें पता है कि एस की एज जो आ गई हमारे पास वो 24 आ गई,
और हमें बताया गया है कि v जो है वो 1 साल बड़ा है s से। अब v की जब एज आ गई है, यानी हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई थी कि वीज ग्रैंडफादर इज 2 टाइम्स ऑफ हिज ग्रैंडडॉटर। v की ग्रैंडफादर और ग्रैंडडॉटर कौन है? v, यानी v के जो ग्रैंडफादर की एज होगी वो 2 टाइम्स होगी v के, यानी 25 ईयर्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है कि आर्स ब्रदर इन लॉ इज 12 ईयर ओल्डर देन हिज चाइल्ड। अब आर का कोई ब्रदर इन लॉ होगा जो कि 12 ईयर ओल्डर होगा अपने आर का ब्रदर इन लॉ, मतलब आर की कोई सिस्टर होगी, आर की कोई सिस्टर होगी और उनका कोई हस्बैंड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर की कोई सिस्टर होगी जिनका कोई हस्बैंड होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें मैं एक बार फिर से रब कर देता हूं। अब हमारे पास टाइम है फिर से एक बार इसको देखने का। अब जो हमने कहीं पे कोई पॉइंट अगर मिस किया होगा तो वो यहाँ पे हम फिर से फिट करेंगे। देखिए ये पजल है डिफिकल्ट, इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन एस फादर, एस के भी कोई फादर है। ठीक है, एस के एक फादर है। द डिफरेंस बिटवीन एस फादर एंड वीज ग्रैंड मदर इज 11 ईयर्स। अब एस के जो फादर होंगे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 ईयर्स का है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 11 ईयर्स का है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें तो एक वी के फादर हैं और डेफिनेटली वी की मम्मी भी होंगी। वी की मम्मी होने का मतलब है कि अब हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि आर का ब्रदर इन लॉ, तो यानी कहीं ना कहीं आर या तो आर यहां पे आएगा जिसका कोई ब्रदर इन लॉ हो सकता है, तभी आप देखेंगे 7 कंप्लीट होंगे। ठीक है, यहां पे आप तभी कंप्लीट कर पाएंगे 7। अगर हम देखें तो सातों पोजीशन हमारे पास आ चुकी हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। हमने अभी कुछ देर पहले देखा था कि एस की जो आंट है शी इज नॉट गोइंग टू बैंगलोर एंड चेन्नई, यानी बैंगलोर नहीं जा रही। बैंगलोर नहीं जाने वाले कौन कौन है? जो हमारी एस की आंट है वो बैंगलोर नहीं जा रही, मतलब पी इज नॉट एस की आंट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक मैरिड कपल है जो कि है यू और पी का। ठीक है, यू और पी का मैरिड कपल है और रिमेनिंग अगर हम देखें आर हमारे पास यहाँ आ ही चुका है, तो जो रिमेनिंग जो हमारे पास बचते हैं वो बचते हैं हमारे पास टी और क्यू। टी और क्यू बचते हैं हमारे पास। अब हमें देखना है कि ये दो मैरिड कपल हैं कहां कहां फिट होंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एक स्टेटमेंट दिया गया है कि पर्सन गोइंग टू दिल्ली इज ग्रैंड मदर ऑफ वी। तो दिल्ली हमारे यहाँ से कौन जा रहा है? दिल्ली जा रहा है टी, यानी टी इज ग्रैंड मदर ऑफ वी। तो टी का डिफाइन हो गया हमारे पास जेंडर, और टी इज मैरिड टू क्यू है, यानी क्यू जो हो गया हमारा ग्रैंडफादर हो गया वी का। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास यू का भी डिफाइन था क्योंकि यू के लिए शी यूज किया गया था, तो पी ऑब्वियसली यहाँ पे मेल हो गया। तो अब देखते हैं हमारे जो अरेंजमेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। टी की पोजीशन आएगी यहाँ पे, क्यू की पोजीशन आएगी यहाँ पे, हमारी पी की जो पोजीशन आएगी वो आएगी यहाँ पे, और यू की पोजीशन आएगी यहाँ पे। अब यू और आर, और बेसिकली आर के बारे में बहुत सारी चीजें दी गई थी। तो आर इज गोइंग टू पटना एंड हैज ओनली वन नीस, द वन हु इज टीचर इज मैटरनल अंकल ऑफ वी, यानी वी का जो अंकल है वो आर है। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है जब हमें एज अब निकालना है। ठीक है, हमारे पास एज गिवन है किसकी? एस की पता थी हमें, 24 दी गई थी, ये बताया गया था कि वी इज 1 ईयर एल्डर देन एस। ठीक है, तो हमारे पास सबका अब डिफाइन हो चुका है कि कौन कहाँ बैठा है। और एक और चीज, इसमें एस का जो जेंडर है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एस का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, और हर जनरेशन में एटलीस्ट 11 ईयर्स का गैप होगा। तो अगर हम बात करें तो यहां से यहां और यहां से यहां एटलीस्ट 11 ईयर्स का गैप होगा। ठीक है, अब Q इज द हस्बैंड ऑफ T, तो ध्यान रखना कि T कहीं ना कहीं 1 साल तो मिनिमम छोटा होगा ही, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि H
जो हस्बैंड है वो वाइफ से 1 साल एटलीस्ट बड़े हैं, एटलीस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट इनमें 1 साल का गैप तो होगा ही होगा, ठीक। अब चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट एज आती है वो कैसे आती है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है वो कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है कि आर्स ब्रदर इन लॉ, आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, पी, इज 12 ईयर ओल्डर देन हिज चाइल्ड, मतलब पी अपने बच्चे से 12 साल बड़ा है। अगर वी की एज 25 है तो पी की क्या होगी, 37, क्योंकि ये 12 साल बड़ा है। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए अब हमें सारी चीजें मेंटेन करके चलनी है कि कहाँ पे कौन सी एज आएगी, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि अब यू की एज क्या होगी। अगर हम बात करें मिनिमम जो हमारा पेरेंट्स और जो उनके वार्ड्स हैं, पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में जो मिनिमम एज एटलीस्ट मेंटेन रखना है वो कितना है, 11 ईयर्स। अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, या तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं 38। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी भी हिसाब से 38 नहीं आ सकता। रीजन बीइंग कि जो हस्बैंड है वो एटलीस्ट 1 ईयर बड़ा होना चाहिए, तो हमारा जो यू की एज आएगी वो एटलीस्ट, वो कम से कम 1 साल तो छोटी होगी ही होगी। अब हमारे पास कई चीजें हैं देखने के लिए, अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास इसमें देखना है कि यू की एज क्या आएगी। अब हमें ध्यान देना है कि यू की एज एटलीस्ट जो हमारा वी है जो कि यू का बच्चा है, तो वी की एज से, वी जो चाइल्ड है यू का, तो इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 11 ईयर्स का गैप होना चाहिए। एटलीस्ट 11 का मतलब है कि यहाँ पे एक ही फिगर आ सकती है, वो है 36, ठीक है, ताकि यू छोटा भी रहे पी से और वी से यू का जो एज गैप है वो एटलीस्ट 11 रहे, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारा एज है, अब हमें ध्यान देना है कि आर का और एस का, आर का और एस का हमें यह ध्यान देना है कि एटलीस्ट 11 ईयर्स तो बड़ा होगा ही होगा, यानी 24 + 11 कितना हुआ, 24 + 11 हुआ 35। अब यहाँ पे जो आर की एज हो सकती है वो हो सकती है 35, मिनिमम 35 हो सकती है, इसके ऊपर भी जा सकती है। और हमें पता है कि सेम जनरेशन में एज सेम नहीं हो सकती। और हमारे पास जो टी की एज हो सकती है, टी की एज क्या हो सकती है, टी की एज जो होगी वो 37 + 11, 37 + 11 यानी 48 या फिर 49। जो टी की एज होगी वो 48 या 49 में से ही कोई होगी, क्योंकि टी को अपने चाइल्ड यानी पी से 11 साल का डिफरेंस भी मेंटेन करना है और अपने हस्बैंड से मिनिमम 1 साल छोटा भी रहना है। तो अब हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, हम देखेंगे क्वेश्चन में कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो हमारे पास फैक्ट्स दिए गए हैं उसमें ऐसा है कि अब आर की एज जो होगी वो मिनिमम 35 तो होगी ही होगी। अब अगर 35 होती है तो बट जो हमारा क्यू का है वो एटलीस्ट 48 और 49 होगा, और आर और टी के बीच में जो डिफरेंस है, आर और टी के बीच में जो डिफरेंस है वो मिनिमम 11 ईयर्स का होगा। तो अगर हम इसको मान लीजिए, इसको हम लेके चलते हैं 38, हम नहीं लेते कि ये 35 ईयर्स का है, हम इसको लेके चलते हैं कि चलिए मान लेते हैं आर की एज 38 है, 38 पे यहाँ पे एज क्या आएगी आर, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंस है वो बनेगा 11 ईयर्स का, यहाँ पे हमारे पास एज आ जाएगी टी की 49 ईयर्स, क्योंकि 38 + 11 49। अगर मान लीजिए हम आर की एज 35 लेते तो 11 ईयर्स का डिफरेंस क्या होता, 11 ईयर्स का डिफरेंस होता, इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो ये 46 बनता, और 46 ये हो नहीं सकता क्योंकि इसको डिफरेंस मेंटेन करना था अपने पी के साथ। तो बेसिकली जो हमारे पास फाइनल फिगर जो बन के आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। इसमें हमारे पास सारी एज भी डिफाइन होगी, और हाँ एंड तक हमारे पास एस का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। तो जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली इसी से सॉल्व होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं फाइनल आंसर शीट क्या रहती है इसकी। अब जो फाइनल आंसर शीट बन के आती है वो कुछ इस तरीके से बन के आती है। आप देखेंगे कि सारी चीजें, जो हमारा पहला था सिटिंग अरेंजमेंट का पोर्शन वो ये है, और ब्लड रिलेशन और एज का पोर्शन वो ये है। तो इस पजल को करने के लिए आपको 2 पार्ट में करना पड़ता, तभी ये पजल हो पाती, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट पजल, और इसमें आराम से 8 से 9 मिनट का टाइम लग जाता, ठीक है। और एग्जामिनेशन में तो वैसे ही प्रेशर होता है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें, जो इन्फॉर्मेशन दी रहती हैं, वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने में भी हमारे पास टाइम लग जाता है, हमें टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।
आगे हम देख रहे हैं कि फिर एक बार सिलॉग्स का क्वेश्चन आ गया है और इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। ठीक है, सारी बातें की गई है और एंड में पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। तो यार एक बात बता दूं, मैं आपको दिख रहा होगा कि ए बी और ई, हो सकता है इसमें और भी आपके पास ऑप्शन हो, बट ध्यान रखिएगा हमें इन ऑप्शंस में से ही देखना है कि इनमें से कौन सा लॉजिकली फॉलो करता है। तो बेसिकली इसको भी करने का एक ही तरीका है, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, और इसको भी करने का यही तरीका है कि आप ए बी एफ एक बार बनाएं, फिर ए बी सी स्टेटमेंट के साथ, ए सी बी स्टेटमेंट्स के साथ बनाएं, फिर सी डी एफ बनाएं, या फिर ए बी ई बनाएं। मैं आंसर पे सीधा चलता हूं। आंसर जो कहता है वो ये कहता है ए बी ई। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। जो इसका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ए हमारे पास क्या है, ऑल कॉटन इज रजाई, ऑल कॉटन इज रजाई, ठीक है। बी है ऑल बेडशीट इज पिलो, जो हमारी ऑल बेडशीट है वो पिलो है, ठीक है। और जो ई स्टेटमेंट कहता है, ई स्टेटमेंट कहता है सम सॉल इज नॉट रजाई, आई एम सॉरी, जो ई स्टेटमेंट कहता है वो कहता है नो कॉटन इज बेडशीट, यानी नो कॉटन इज बेडशीट। तो ये जो स्टेटमेंट का सीक्वेंस दिया गया है यही करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है। आपको इसी तरीके से आप बनाते तो बाकी वे किसी में लॉजिकली रिलेटेड वो लॉजिकली फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ब्लड रिलेशन। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, 20, 21, 22, 23, 24। तो इन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए देखो मैं एक चीज बता दूं, इस ब्लड रिलेशन में ज्यादा टाइम लगना नहीं था, इसमें उतना टाइम नहीं लगता। ये बेसिकली 5 मिनट का क्वेश्चन है, 5 मिनट में इजीली हो सकता है, और जो 5 क्वेश्चन रिलेटेड हैं इससे वो भी इजी हैं। तो एक बार आपने जब ये क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कर लिया, तो बेसिकली जब आप फॉलो करते हैं इसके क्वेश्चंस को तो इट वोंट टेक मच टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और ये क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपका विद इन 5 मिनट्स, मतलब लेस देन 5 मिनट्स, 5 से कम में। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर हो सकता है, तो मतलब आपको हार्डली इसमें 5 मिनट लगने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कर लें जिसमें 5 मिनट में 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, देन इट्स अ गुड डील यार। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको इजीली करने को मिल जाए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज जो थी, हमने देखा था कि जो आपके मार्क्स आए थे वो मार्क्स बहुत कम थे। तो अगर आपके मान लीजिए 30 के अराउंड भी आ रहे थे, तो जैसा कि बाकी सेक्शंस में भी आप देखेंगे हर सेक्शन का बताया जाएगा कि कितने कितने मार्क्स आप कर सकते थे, ठीक है। और सेम रीजनिंग में मैं कहूँगा, रीजनिंग में लगभग आप 15 से 20 क्वेश्चन आप कर सकते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। पेपर डिफिकल्ट था बट ऐसा था कि आप उसमें अचीव कर सकते थे 40 का क्राइटेरिया, ठीक है। जैसे कि मैं रीजनिंग बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपके पास मैथ्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, तो मैथ्स और इंग्लिश के भी इंडिविजुअल आपको पता चलते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है मैं एक बार रीड कर देता हूं क्वेश्चन। इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स। एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं। इन अ फैमिली देयर आर 7 मेंबर्स A, B, C, D, E, F and G of different age group. A is grandfather of B, who is the elder sister of E. ठीक है। C is wife of D's son and her age is 26 years. G is grandmother of E and her age is 3 times the age of B. F is the son of G and father-in-law of C. Every husband is elder to his wife. There are 3 generations in the family. देखो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, देयर आर 3 generations in the family, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बेसिकली जब आप एक बार पढ़ लेंगे तभी आपको पता चलेगा, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट, क्योंकि कितनी जनरेशन बनेगी आपको नहीं पता, ठीक है। द एज ऑफ वन डॉटर इन लॉ इज डबल द एज ऑफ अनदर डॉटर इन लॉ. द एज ऑफ वन फादर इन लॉ is 3/2 times the age of another father in law. The difference between the ages of each parents is 8 years. The average age of the family is 53 years. ठीक है, तो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है ये कुछ इस तरीके से है. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. सिंपल कि हमें पता है कि 3 जनरेशन है, मतलब 1, 2 और 3. 3 जनरेशन है हमारे पास. अब कह रहा है कि A इज ग्रैंडफादर ऑफ B. अब ग्रैंडफादर ऑफ B का मतलब है हु इज एल्डर सिस्टर ऑफ E.
अगर ये बी है हमारे पास, ठीक है, ये एल्डर सिस्टर है ई की, ई का अभी जेंडर डिफाइन नहीं है, और जो हमारा ए है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी बी के एक फादर होंगे और जो बी के फादर होंगे उनके एक फादर होंगे ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पहली लाइन से इंफॉर्मेशन आती है, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी हु इज एल्डर सिस्टर ऑफ ई। ठीक, सी इज वाइफ ऑफ डी सन एंड हर एज इज 26 ईयर्स। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है कि सी इज वाइफ ऑफ डी सन, अब डी का कोई बेटा होगा और सी की एज है 26 ईयर्स। जी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, जी जो है वो ग्रैंड मदर ऑफ ई है। अब जब बी इज अ सिस्टर ऑफ ई, तो यानी ई और बी की जो ग्रैंड मदर होंगी वो कॉमन होंगी, और ग्रैंड मदर कौन है? जी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई, यानी जी की पोजीशन आ गई यहां पे। ठीक है, अब आगे जो दिया गया है इंफॉर्मेशन, जी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड हर एज इज 3 times द एज ऑफ बी। अब बेसिकली जो जी की एज है, अब जी की एज है वो 3 times है बी की एज के बराबर। ठीक, एफ इज द सन ऑफ जी, एफ जो है वो सन है जी का, यानी एफ की पोजीशन ये आ गई। एफ इज द सन ऑफ जी एंड फादर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास सी जो हमें कहा गया था वो बेसिकली क्या कहा गया था? सी इज द वाइफ ऑफ डी सन, यानी, और यहां पे हमें पता चल रहा है कि एफ जो है, एफ इज द सन ऑफ जी एंड फादर इन लॉ ऑफ सी, यानी ई जो है वो एक मेल है एंड ही इज मैरिड टू सी। ठीक है, और हमें पता है कि ये है एफ की जो वाइफ है वो कौन हुई? डी। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अब एक ही यहाँ पे ब्लैंक है और वहां पे आएगा हमारा, अब जो हमारा ग्रैंडफादर है वो है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ फैमिली ट्री हमारे पास जो बन गई वो कुछ इस तरीके से बन गई। अब ध्यान देते हैं, सी की एज हमारे पास डिफाइंड है वो है 26। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो दिया गया है कि जी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई एंड हर एज इज 3 times द एज ऑफ बी। अब एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि एक स्टेटमेंट है, द एज ऑफ वन डॉटर इन लॉ इज डबल द एज ऑफ अनदर डॉटर इन लॉ। हमारे पास एक डॉटर इन लॉ कौन है? एक है ये, और एक डॉटर इन लॉ कौन है? सी। यहाँ पे डी है हमारे पास एक डॉटर इन लॉ और दूसरा डॉटर इन लॉ है हमारे पास सी। अब हमें बताया गया कि द एज ऑफ वन डॉटर इन लॉ इज डबल द एज ऑफ अनदर, यानी सी की एज क्या है? 26। तो डी की एज क्या होगी? उसका डबल, यानी 52। ठीक, अब बेसिकली द एज ऑफ वन फादर इन लॉ इज 3/2 times द एज ऑफ अनदर फादर इन लॉ। अब एक चीज और ध्यान देना कि एक फादर इन लॉ कौन होंगे? यहां होंगे ए फादर इन लॉ, और दूसरे फादर इन लॉ कौन होंगे? दूसरे फादर इन लॉ होंगे एफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जो हमारा जो ए की एज है वो 3/2 times द एज ऑफ अनदर फादर इन लॉ, मतलब एफ की एज का 3/2 times है। अब द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ ईज पेरेंट्स इज 8 years। अब ईज के पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 8 years का है, यानी एफ की जो एज है वो कितनी होगी? अब हमारे पास एक चीज दी गई है कि एवरी हस्बैंड इज एल्डर टू हिज वाइफ, हर हस्बैंड अपनी वाइफ से बड़ा है। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो एज डिफरेंस आएगा वो 8 साल का होगा, तो यानी एफ की एज क्या आएगी? 60 years। एफ की एज आ गई 60 years। अब 3/2 times था, यहाँ पे 3/2 times का मतलब है कि जो ए की एज है वो 3/2 times है एफ के, यानी ए की एज हो गई 90 years। ठीक है, क्लियर है आपको? अब हमारे पास जो डिफाइंड, हमारे पास कुछ चीजें हैं जो डिफाइंड नहीं है, जैसे कि जी, बी और ई की एज डिफाइंड नहीं है, बट हमें पता है कि जी इज इक्वल टू 3b। अब हमारे पास एक चीज जो दी गई है वो है द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 53 years। एवरेज एज ऑफ द फैमिली यानी जो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों की जो एवरेज एज है वो है 53 years। ठीक है, अब जो 53 years होगा तो इसमें हम देखेंगे 4b,
यानी G प्लस B प्लस E, इनका मिला के जो एज होगा वो 53 इंटू 7 होगा। स्टूडेंट्स अब आपको ध्यान देना है कि हमें ऐसी क्या एज रखनी है। देखो एक तो जो E की एज होगी वो C से कहीं ना कहीं बड़ी होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले इसमें जो हमारे पास फाइनल है वो कितना आता है। अब जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है वो बेसिकली G, B और E का मिसिंग है, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि G यानी 3B प्लस B प्लस E इज इक्वल टू, अब बेसिकली जो इसका हमारे पास सम आएगा वो क्या आएगा, 53 इंटू 7 इज इक्वल टू 371 माइनस, अब जो सम है 26 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 90, तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये हो गया 150, ये हो गया 150, ये हो गया 202 एंड 26 यानी 228, ठीक है। तो ये बेसिकली आता है हमारे पास 143 के आसपास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब बेसिकली हमें देखना है कि B की एज ऐसी क्या होगी, और हमें पता है कि B की जो एज है शी इज एल्डर देन E, ठीक है। तो और E की एज होगी वो 26 ईयर से ज्यादा होगी। मान लेते हैं E की एज जो है वो E इज इक्वल टू 27, ठीक है। 27 रखने के साथ साथ हम देखेंगे कि फिर उस हिसाब से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी 4B इज इक्वल टू, 4B की जो वैल्यू होगी वो होगी 143 माइनस 27, जो कि हमारे लास्ट इक्वेशन था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा ये वैल्यू आएगी ये आएगी करीब 116, और 116 का मतलब है B इज इक्वल टू 28, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम मान लेते हैं कि E की एज अगर मान लीजिए 27 है तो B की एज जो होगी वो 28 आ रही है, ठीक है। और बेसिकली एक चीज हम देखें, अगर मान लीजिए मैं एक बार फिर से मान लेता हूं, एक इक्वेशन इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं मान लेता हूं कि जो E की एज है वो, अगर E की एज हम कर दें 28, तो उसी हिसाब से अगर इक्वेशन हम देखेंगे जो तो B की वैल्यू आएगी वो आएगी 28.75। बट आप देखेंगे कि ऑल एजेस वैल्यूज आर इन इंटीजर, ये चीज मेंशन्ड है क्वेश्चन में। तो और अगर मैं E की वैल्यू अगर 29 लेता हूं तो फिर कहीं ना कहीं मेरा जो B होगा वो एल्डर सिस्टर नहीं रहेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वो बेसिकली यही करेगी कि B इज द एल्डर सिस्टर ऑफ E, यानी E की एज जो है वो 27 रह गई और B की जो एज है वो रह गई आपके पास 28, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, और ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है, ये क्वेश्चन यहीं पे एंड हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूं इसका फाइनल डायग्राम जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये है आपका फाइनल डायग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारे पास जो एज आई वो कुछ इस तरीके से आई। जब B की एज 29 ईयर्स हो जाएगी तो इसका 3 टाइम्स आपका G हो जाएगा जो कि 87 ईयर्स। तो ये है हमारे पास फाइनल डायग्राम, और इससे बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इस डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन भी, ये भी बहुत एक इजी क्वेश्चन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए था, ठीक। अगर आप बनाएंगे इसका डायग्राम तो इट्स वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, जिसको आपको डेफिनेटली करना ही करना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इफ अ पर्सन राकेश वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शंस फ्रॉम पॉइंट A to B and then turn towards east, walks 7 meter and reached point C, again turned towards north direction, walks 5 meter and reached point D. Another person, Sanjeev, who stand on point E, which is 15 meter to the west of point D. Shortest distance between the point E and point P is 11 meter. Then what is the shortest distance between point B to point P? ठीक है, और इसमें हमें ये चीज पता चली है कि PQE जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता था। हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग है, कह रहे इफ अ पर्सन राकेश वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट A to B, यानी A से लेके B तक, यहाँ तक कि जो हमारा
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आता है हमारा 15 मीटर, ठीक है। साउथ डायरेक्शन में राकेश वॉक कर रहा है और उसके बाद देन टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ राकेश मुड़ा, ईस्ट की तरफ मुड़ने के बाद ही वॉक 7 मीटर। फिर उसके बाद पॉइंट सी पे आने के बाद राकेश जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगता है एंड वॉक्स 5 मीटर, नॉर्थ डायरेक्शन में वो 5 मीटर मूव करता है और उसके बाद रीच पॉइंट डी। अब वहां पे वो डी पे पॉइंट पे रुक जाता है राकेश। अब बात आती है संजीव की। संजीव की जो बात हो रही है, संजीव जो कि पॉइंट ई पे है विच इज 15 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी, यानी पॉइंट डी से पॉइंट ई, पॉइंट डी से पॉइंट ई अब बात हो रही है संजीव की। तो संजीव के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो पॉइंट ई पे है विच इज 15 मीटर वेस्ट टू द पॉइंट डी, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 15 मीटर का है, ठीक है। अब संजीव जो है, संजीव है पॉइंट ई पे, पॉइंट क्यू इज नॉर्थ टू द पॉइंट ऑफ पॉइंट ई। अब यहां से देखा जाए तो नॉर्थ की तरफ क्यू ये दिखा रहा है आपको, ठीक। और इसके बाद एक लाइन और दी गई है कि पी क्यू ई आर इन स्ट्रेट लाइन। अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पी भी आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद अगर बात करें कि आर इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर पॉइंट पी क्यू ई आर इन ए स्ट्रेट लाइन एंड पॉइंट पी इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी से साउथ वेस्ट किस तरफ होगा, पॉइंट बी से साउथ वेस्ट होगा इस तरफ। तो हमारा जो पॉइंट पी की वैल्यू है, पॉइंट पी का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट ऑफ बी है और वो आपको पता है कि पी क्यू ई आपके एक ही लाइन में है, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड पॉइंट पी इज 11। अब बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ये यहां पे 11 मीटर का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू पॉइंट, हमें निकालना है ये क्या है, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, आपके पास ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब आप 15 में से जब 7 यहां से 50, इस 15 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ये डायरेक्शन, जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर। ये हमारे पास आपको पता है कि ई से पी तक का डिस्टेंस 11 है, तो 11 में आपका ये पता है और ये डिस्टेंस यहाँ पे 5 मीटर है, तो 5 मीटर में जब आप बी तक ये 5 मीटर है तो रिमेनिंग कितना हुआ, 6 मीटर। अब 6 और 8 को मिला के आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ये ऑब्वियसली आपका 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका जो आंसर था वो था 10 मीटर। इट्स वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस और आप आराम से इसको कर सकते थे एग्जाम में, ठीक। अब आते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग है। देखो आपको भी पता है कि कोडिंग डिकोडिंग किस टाइप की हो गई है। कोडिंग डिकोडिंग हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। कोडिंग डिकोडिंग में अब बेसिकली वैसे क्वेश्चन नहीं रहे जो पहले आया करते थे, ठीक है। तो अब आपको कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान देना है कि मैं बेसिकली आपको इसका रूल बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे कोडिंग डिकोडिंग की गई है एंड इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। वो लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वो लॉजिक जो भी एग्जामिनर चाहे वो दे सकता है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, बट हाँ अगर आपके लॉजिक आपने ग्रैब कर लिया तुरंत देन इट विल बी गुड, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और एक और चीज बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है ना कि हम आधा लॉजिक पकड़ पाते हैं, ठीक है। आधा लॉजिक पकड़ने से अगर आपके मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वो क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। कई बार हमारे पास पूरे लॉजिक्स नहीं आ पाते बट आधे लॉजिक से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लीजिए हाफ लॉजिक भी पता चल जाता है, कुछ एक आध लॉजिक है जो नहीं आपको समझ में आ रहा और क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि बाकी जो लॉजिक्स आ रहे हैं उससे हो जाएगा, देन गो फॉर इट, ठीक है। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसका मैं आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या है। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास लेटर्स कौन कौन से यूज किए हैं। अगर कह रहा है मिल्स गेट हाईएस्ट बिडिंग, मिल्स गेट हाईएस्ट बिडिंग, और हमारे पास लेटर है ई, आई और आई, तो कहीं ना कहीं आई 3 जगह कॉमन है। अब आई कहां कहां कॉमन है, अगर मैं बात करूं तो इसमें आई से रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है, 3 ऐसी चीजें हैं जहां पे आई कॉमन आ रहा है। अब आई कॉमन आ रहा है इसका मतलब आप देखेंगे कि इसमें 3 वर्ड ऐसे हैं जहां पे आई यूज हो रहा है और इनमें कुछ कॉमन है, यस, उनकी पोजीशन, जो सेकंड लेटर है हर वर्ड का वो यूज हुआ है। तो उसी तरीके से अगर देखें तो ई एंड यस वी हैव गॉट द ई एज वेल। सेम अगर मान लीजिए हमें यहां पे पता चल गया, अब आगे देखते हैं,
यहाँ पे I P U E और N, ठीक है, I P U E N। अब देखें तो I P की बात करें तो ये U, I P U आ गया, ये E और N। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें लेटर्स का तो लॉजिक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है। सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स बेसिकली एट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो आई है, आई के साथ सिंबल्स है कौन कौन से, एट द रेट, परसेंटेज, परसेंटेज, डॉलर। आई के साथ जो तीन सिंबल है वो है एट द रेट और परसेंटेज, ठीक। अब इन तीनों सिंबल का हमें अगर देखना है तो हमें कैसे देखना है, जो सिंबल्स का कोड है वो बेसिकली, अब हमें यहाँ पे क्या कॉमन चीजें दिख रही हैं, देखो 2% दिख रहे हैं, तो 2% का मतलब है कि इसमें से ऐसे आई वाले दो ऐसे वर्ड हैं जो कि कुछ कॉमन है जिनमें। तो अगर मैं देखता हूं तो मुझे हाईएस्ट और बिडिंग की लेंथ एक जैसी लग रही है देखने में। प्राइमा फेसी की बात करूं तो प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो हाईएस्ट और बिडिंग की लेंथ मुझे एक जैसी दिख रही है, बट आई हैव नॉट काउंटेड येट, ठीक। अब जब मुझे एक जैसी दिख ही रही है तो मैंने कहा यार चलो यार काउंट कर ही लेते हैं, तो इसको काउंट करते हैं। तो बिडिंग में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट में कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली कहीं ना कहीं जो परसेंटेज का सिंबल है वो 7 लेटर्स को डिनोट कर रहा है, 7 लेटर्स वाले वर्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब एट द रेट जो है, एट द रेट जो यूज हो रहा है वो बेसिकली यूज हो रहा है 5 लेटर्स के लिए, क्योंकि मिल्स में यूज हो रहा है। तो हमारे पास सारे सिंबल्स के भी ऐसे ही डिफाइन हो जाएंगे। डॉलर, डॉलर अब बचा किसके लिए, 3 लेटर के लिए। तो अब हमारे पास जो सारी चीजें हैं अगर हमें यहां से समझ में आ गई है, अब हमारे पास लेटर का कोड निकल गया है, सिंबल का कोड निकल गया है, ठीक। हम ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो यहां पे भी हमारे सारे लेटर के और उसके कोड निकल जाएंगे आपके नंबर के, ठीक है। तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब जो टास्क है बेसिकली नंबर्स। अब नंबर्स क्या है, क्योंकि अब तक हमारे पास लेटर और सिंबल का कोड निकल चुका है, अब नंबर्स क्या है। तो नंबर्स के लिए मैं बताता हूं कि नंबर्स की जो कोडिंग की गई है वो कुछ इस तरीके से की गई है। तो जो अब हमारे पास है वो है हमारे पास कोडिंग का पैटर्न। अब फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है द फर्स्ट नंबर ऑफ द कोड फॉलोज अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। दिस पैटर्न क्या है, हमने सीधा यही शुरू किया है कि ए की जो कोडिंग है वो 16 से शुरू की है, और 16 के बाद जैसे ही 26 खत्म होता है फिर एल को 1 से शुरू करके आगे की कोडिंग की गई है। यानी हमारे पास जो जो चीज़ें हैं, अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमारे पास 2 का कोड है, अब एट द रेट है, यानी m के लिए जो कोड यूज हुआ है वो 2 है। आप देखेंगे m के लिए यहाँ पे कोड 2 यूज हुआ है। तो ऐसे ही करके जब आप लेटर्स लिखेंगे, लेटर सीरीज लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, तो जब आप ये लेटर सीरीज लिखेंगे तो स्टार्ट पॉइंटिंग विथ आप स्टार्ट करेंगे ए को 16 से शुरू कीजिए, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और जैसे ही 26 खत्म होगा एल से फिर आपका 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक। तो जब आप ये कोडिंग करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, और रिमेनिंग जो इसके क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। तो आप करके देखिएगा। नाउ दिस कोडिंग डिकोडिंग विल बी इजियर फॉर यू। आपको हिंट पता चल गया है, मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट ये हिंट है जिससे आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो ये वही चीज है कि कोडिंग डिकोडिंग का एक बार आपको लॉजिक पता चल जाए तो यू कैन डू इट इजीली, वो फिर ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बट आपको यही ध्यान रखना है कि एक बार लॉजिक पकड़ में आ जाए देन गो फॉर इट, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप लॉजिक सोचने के चक्कर में टाइम वेस्ट करें। बिकॉज मैं जानता हूं कि ऐसा होता है कि कई बार पजल हमें टफ लगने लगती है तो हमें लगता है कि हाँ कोडिंग डिकोडिंग सहारा है, बट ये अगर इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है तो डेफिनेटली मैं एटलीस्ट ये वाली कोडिंग डिकोडिंग तो एग्जाम में नहीं सोच सकता था कि ए को 16 से शुरू किया गया है एंड सो ऑन, क्योंकि ये सब सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने टाइप्स के लॉजिक आप फॉलो करेंगे, आपको पता होगा कई बार कि यार इस वजह से आ सकता है, या हो सकता है उस वजह से आ सकता है, या फिर मैंने एक क्वेश्चन किया था उस वजह से उसमें ऐसे दिया गया था। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं वो भी यहां से हो सकते थे, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि ये पेपर में करने चाहिए थे, क्योंकि इसमें डेफिनेटली अच्छा खासा टाइम लगता। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फिर से एक पजल। सो इट्स ऑल, द रीजनिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट पजल्स ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो पजल है इसमें हमारे पास दिया गया है, चलिए मैं पढ़ देता हूं।
BCCI has given chance to 4 Indian players, Kohli, Raina, Dhoni, Yuvraj, to prove their performances. 4 players played for 1 day matches. ठीक है, match 1, match 2, match 3, match 4. Each of them scored some runs in 3 matches and gone for duck in remaining 1 match. मतलब हर एक बंदा यानी कोहली, रायना, धोनी, युवराज, ये हर एक बंदा एटलीस्ट एक मैच में डक पे तो गया ही गया है. ठीक है. नो 2 प्लेयर्स गॉट आउट एट डक फॉर द सेम मैच. अगर मैच 1 में कोई आउट डक पे हुआ है तो वो एक ही आदमी हुआ है, बाकी तीनों नहीं. ठीक. इसके बाद आता है ईच ऑफ देम स्कोर 10, 20, 30 और 40 रन. मतलब जो उनके स्कोर भी हैं वो कुछ इसी तरीके से है, 10, 20, 30 और 40. ठीक है. इन ईच मैच दे अपीयर्ड फॉर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. नो 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इक्वली इन एनी मैच. किसी भी मैच में 2 प्लेयर्स का स्कोर सेम नहीं है. ठीक है. नो प्लेयर स्कोर्ड इक्वली इन एनी 2 मैचेस. तो बेसिकली अगर बात करें 2 मैच में, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है वो कहता है नो प्लेयर स्कोर्ड इक्वली इन एनी 2 मैचेस. अगर मान लीजिए कोहली खेल रहे हैं, कोहली मैच 1 और मैच 2 उनका स्कोर सेम नहीं हो सकता है, या फिर मैच 1 और मैच 3 उनका स्कोर सेम नहीं हो सकता. मतलब हर मैच में उन्होंने डिफरेंट स्कोर किया है और एक मैच में वो डक पे भी आउट हुए हैं, हर प्लेयर के लिए ये. ठीक है. एंड नो 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इक्वल टोटल रन्स इन ऑल मैचेस. अब बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेयर का टोटल स्कोर जो है, जो मैच 1 प्लस मैच 2 प्लस मैच 3 प्लस मैच 4, वो सेम नहीं हो सकता. ठीक है. अब हमारे पास कंडीशन दी गई है. अब हमें बताया गया है कि कोहलीज टोटल स्कोर फॉर ऑल द मैचेस ही अपीयर्ड फॉर इज 80 एंड ही स्कोर्ड द लीस्ट इन मैच 4. कोहली का जो टोटल स्कोर है वो हुआ है कितना, 80, एंड ही स्कोर्ड द लीस्ट इन मैच 4. सबसे कम उन्होंने मैच 4 पे स्कोर किया है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. Raina got out at duck in match 2 and his total score is more than other players and it is the same as the sum of scores obtained in match 3 by those who appeared for match 3. ठीक है. Raina got out at duck, ये बेसिकली बताया गया कि मैच 2 में वो डक पे आउट हुए हैं. ठीक. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. No one scored 20 marks, मतलब no one scored 20 marks in any match. मार्क्स नहीं, बेसिकली ये स्कोर होगा. No one scored 20 in any match in match 4 and the scores obtained by Dhoni in match 1, by Raina in match 4 and by Kohli in match 3 are equal. Yuvraj scored the highest in match 4 and no one scored 40 runs in match 1. तो बेसिकली कई चीजें यहाँ पे दी गई हैं. अब हमें देखना है कि ये पजल सॉल्व कैसे हो. ठीक है. हमारा जो टेबल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है. हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि कोहली का टोटल स्कोर जो है वो 80 रन है. ठीक है. हाईएस्ट किसका है, रायना का. हाईएस्ट क्योंकि ये आगे दिया हुआ है. तो अगर मैं बात करूं, कोहलीज टोटल स्कोर फॉर ऑल द मैचेस ही अपीयर्ड फॉर इज 80 एंड ही स्कोर्ड द लीस्ट इन मैच 4. जो कोहली का सबसे कम स्कोर होगा वो मैच 4 में होगा. ठीक. यहां पे जो कोहली का लीस्ट स्कोर आएगा. अब आगे देखते हैं आगे क्या है. अब जो अगला पॉइंट आता है वो कहता है कि रायना गॉट आउट एट डक इन मैच 2. रायना का मैच 2 जो है वो डक था. ठीक है. रायना डक पे आउट हुए हैं मैच 2 पे और उनका जो टोटल स्कोर है वो सबसे ज्यादा है. अब हमारे पास देखो, हमारे पास 4 स्कोर क्या दिए गए हैं, 10, 20, 40 और 30. हमारे पास ये 4 स्कोर हैं. ठीक. अब बेसिकली 10, 20, 30, 40 में हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, और हमें पता है कि एक जो होगा हमारा एक मैच में हर प्लेयर डक पे जाएगा. तो हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, ये होगा 40, 30 प्लस 20, और ये जो बनेगा ये बेसिकली बनेगा 90. तो हम मान के चल रहे हैं कि रायना ने जो मैक्सिमम स्कोर किया है, क्योंकि 80 तो कोहली नहीं किया है और सेम स्कोर कोई कर नहीं सकता, तो रायना का जो स्कोर होगा वो होगा 90. अब 90 कैसे आ सकता है, अब देखेंगे हम आगे. ठीक है. अब कह रहा है कि नो वन स्कोर 20 मार्क्स इन मैच 4. मतलब मैच 4 में किसी के भी 20 नहीं आ सकते. ठीक है. इन मैच 4 एंड द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय धोनी इन मैच 1, बाय रायना इन मैच 4. धोनी इन मैच 1, यहां पे रायना इन मैच 4, रायना का मैच 4 का स्कोर, धोनी के मैच 1 का स्कोर और कोहली के मैच 3 का स्कोर, ये स्कोर जो है वो सेम है. ठीक है. मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो रायना का मैच 4
कोहली का मैच 3 और रैना का मैच 4, कोहली का मैच 3 और धोनी का मैच 1, इनके स्कोर्स जो हैं वो बराबर हैं। अब अगर बात की जाए तो क्या आगे देखते हैं इसमें और हमारे पास लिमिटेशन क्या आएगी, क्योंकि 20 का तो कट ही जाएगा, क्योंकि फोर्थ मैच में ये सेम स्कोर हो नहीं सकते, मतलब यहाँ पे 20 तो एटलीस्ट नहीं ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। युवराज स्कोर द हाईएस्ट इन मैच 4। युवराज का जो हाईएस्ट स्कोर था वो मैच 4 में था, ठीक। एंड नो वन स्कोर्ड 40 रन इन मैच 1। अब मैच 1 में किसी ने भी 40 नहीं स्कोर किया है। ये हमारे पास पजल है, ठीक। सारी कंडीशंस हमने देख ली हैं, अब हमें सारी कंडीशंस को फिर से एक बार रिविजिट करना है ताकि हमारे क्वेश्चंस हो जाए। अब देखो यहां पे क्या 40 आ सकता है? नहीं आ सकता। यहां पे 40 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो धोनी का मैच 1 है और रैना का मैच 4 है वो सेम होगा, तो इन दोनों में 40 और 20 तो नहीं आ सकता। अब बचता है जो हमारे पास, वो बचता है 10 और 30, ठीक है। अब 10 और 30 में अगर मैं यहाँ 10 कर देता हूं, अगर मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि ये 10 हो जाता है, तो यहाँ भी 10 हो गया। बट हमने एक चीज ध्यान दी थी कि रैना का स्कोर जो है वो मैक्सिमम है, यहाँ पे 10 यूज ही नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमारे पास जो लिमिटेड ऑप्शन बच जाता है वो एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है 30। तो अब हम यहाँ पे 30 को फिल कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया कोहली का मैच 3 30, हमारे पास रैना का मैच 4 30 और धोनी का मैच 1 30। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अभी क्या क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक। अब बेसिकली देखा जाए तो अगर कोहली का है, कोहली का लीस्ट स्कोर जो है वो मैच 4 में है, लीस्ट स्कोर जो है कोहली का वो मैच 4 में है। तो लीस्ट, अब कोहली का 80 करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? हमारे पास एक ऑप्शन है कि 40 30 और 10, ठीक है। 40 30 और 10 कितना होगा? हमारे पास 80 आएगा। 40 20 और 10 कितना आता है? 70, नहीं होगा। 40 20 30 कितना आता है? 90, वो भी नहीं हो सकता। यानी जो कोहली का लीस्ट स्कोर है वो है 10। अब कोहली का लीस्ट स्कोर हम यहां फिल कर देंगे, वो है 10। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्टेटमेंट था कि युवराज ने जो मैक्सिमम स्कोर किया है वो किया है मैच 4 में, ठीक है। अब इस लाइन का हमारे पास अभी तक मैच 4 में कोई भी डक पे नहीं गया, यानी धोनी गया है मैच 4 में डक पे, और युवराज का जो मैक्सिमम स्कोर होगा, अब वो जो भी होगा वो यहां पे हमें देखना पड़ेगा कि युवराज का मैक्सिमम स्कोर क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास इतनी सारी चीजें आ गई हैं, अब फिर हमें देखना है। अब अगर रैना की बात की जाए तो रैना के केस में हमारे पास क्या था? 40 30 और 20। 30 यहां आ चुका है, 40 हमारे यहां आ नहीं सकता। अब जगह कहां बचती है? ये, तो रैना का हो गया यहां पे 40 और बचता क्या है? 20 आ गया यहां पे, ठीक है। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास मैच 2 का डक आ गया है, मैच 4 का डक आ गया है। अब हमारे पास मैच 1 और मैच 3 का डक देखना है, ठीक है। अब बेसिकली अगर बात की जाए तो आगे देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है कोहली के 40 हमारे 80 करने के लिए, मतलब एक मैच में उसे 40 स्कोर करना है। तो अब 40 एटलीस्ट वो यहाँ पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैच 1 में हमारे पास कंडीशन है 40 कोई नहीं किया है, ठीक। तो यानी कोहली का मैच 1 का 40 कहाँ पे आता है? मैच 2 में उसका आता है 40। कोहली का 40 मैच 2 में आया, यानी मैच 1 डक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैच 1 डक है। और एक और चीज हमारे पास दी गई थी कि जो हमारे पास जो रैना का स्कोर है वो बेसिकली मैच 3 में सबने मिला के किया है, यानी मैच 3 में अब जहां भी आएगा वो आएगा 20, क्योंकि 20 ही मिसिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक डक और एक 20, डक यहाँ पे आ सकता है क्या? क्या धोनी डक पे जा सकता है? नहीं। तो डक बेसिकली बचा कहां? युवराज के लिए, और आया 20 यहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो हमारे पास अब फिगर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब हमारे पास हर मैच का डक आ चुका है और हर प्लेयर का डक आ चुका है। अब हमें देखना है कि अब बेसिकली धोनी ने एक में स्कोर किया है 30, एक में स्कोर किया है 20। 30 और 20 कितने हुए?
50। अब बेसिकली अगर हमारे पास दो पॉइंट्स बचते हैं, या तो हम यहाँ 10 यूज कर सकते हैं, यहाँ पे या तो 10 आएगा या फिर 40 आएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो क्या यहाँ 40 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम 40 यहाँ पे यूज करते हैं तो वो बेसिकली 20 + 40 + 30, एक या तो इस तरीके से मान लीजिए, या 40 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा दूसरे तरीके से। तो यहाँ पे 40 किसी भी हाल में नहीं आएगा, तो बच जाता है क्या हमारे पास? 10। अब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 10, ठीक है। अब हमारे पास है युवराज का। युवराज का हमारे पास सारी चीजें बच गई है, और युवराज ने जो मैक्सिमम स्कोर किया है वो किया है मैच 4 में। अब हमें देखना है कि अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है? यहाँ पे 10 और 40 ही आ सकता है। अब यहाँ पे 10 या 40 में से ही कुछ आएगा मैच 1 में, 40 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या बचा? 10। अब यहाँ पे क्या आएगा अभी देखते हैं। यहाँ पे 20 नहीं आ सकता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 30 ले लें तो क्या यहाँ पे 40 आ सकता है? अगर हम मैच 4 में युवराज का 30 ले लें तो यहाँ पे हम 40 तो कभी नहीं ला सकते, बट यहाँ पे 20 जरूर ला सकते हैं, क्योंकि युवराज ने जो मैक्सिमम स्कोर किया है वो किया है मैच नंबर 4 में। तो अगर वहां पे हम 30 लेते हैं तो यहाँ 20 आता है, बट अगर हम 30 की जगह यहाँ पे 40 लें, ठीक है, अब अगर हम 30 की जगह वहां पे 40 लें तो यहाँ पे क्या आ सकता है? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जब हमने 30 लिया तो यहाँ पे आया हमारे पास 20, बट यहाँ पे हमने जब 40 लिया, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 30 आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 30 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो अब यहाँ पे जो स्कोर बनता है हमारे पास फाइनल, वो कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे जो स्कोर बनेगा वो बनेगा हमारा 40। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 40 और 10 कितना हुआ? 40 10 हुआ हमारा 50। क्या हम यहाँ 30 लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं 30 यहाँ? नहीं, क्योंकि 40 + 10 50 + 30 ये हो जाएगा 80, विच इज द स्कोर ऑफ टोटल स्कोर ऑफ कोहली। तो यहाँ पे 30 नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या आया फाइनल? 20 यहाँ पे आया। क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है। तो हमारी फाइनल आंसर शीट जो बनती है, जो कि इस पजल का जो फाइनल हमारे पास डायग्राम बनता है, टेबल बनता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। आप देख सकते हैं, ये बेसिकली एक बार अगर ये हो गया तो बेसिकली आपके हाथ में 5 क्वेश्चन है। एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपके हाथ में 5 क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस आप पिक करें, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये जो पजल है इसमें आपको 5 से 6 मिनट लगने चाहिए मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जब आप पेपर पेन लेके बैठेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा, और फुल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तभी, अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंप्लीट द पजल्स, ठीक है। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पे इस सेशन के। तो जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, अगेन इट्स द सिलॉग्स। तो बेसिकली हमने देखा कि हमारे 3 क्वेश्चन थे सिलॉग्स के इस पेपर में, और आपको पता है, देखो यार, पेपर में आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं ये सिलॉग क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड इफ इट इज नॉट कंसिडर्ड इन स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट विल बी योर आंसर। अगर ये जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा है कि A B C D E, अगर इनमें से कोई भी, हम मान लीजिए A को हटा देते हैं, A को अगर आप हटा दे तो क्या इन स्टेटमेंट्स को मिला के ये कंक्लूड किया जा सकता है A? क्वेश्चन का मतलब यही है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास आंसर दिया गया है, आपको आंसर दिख रहा होगा, इट्स B। आप करके देखिएगा, B इज द आंसर, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली B को समझाता हूं। अगर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको हर क्वेश्चन को आपको इंडिविजुअली एक बार A को कंक्लूजन मानना पड़ेगा, एक बार B को, एक बार C को, एक बार D को, फिर E को। इस तरीके से आपको ये करके देखना होगा एग्जाम में, ठीक है। ये तो यहाँ B पे आ गया, हो सकता है एग्जाम में आपका ऑप्शन E पे हो, तो यू नेवर नो कि इसमें कितना टाइम लगेगा, बट हाँ, इसको जल्दी से जल्दी अगर आप करते हो तो बेसिकली आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनल डायग्राम जो क्या होता है। अगर बी मेरा स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता तो मैं फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स बताता हूं आपको। सम वॉचेस आर रिंग्स,
जो ये वॉचेस है सम दे आर रिंग्स, ठीक है। ऑल वॉचेस आर बेल्ट, सारे वॉचेस बेल्ट हैं, ठीक है। नो रिंग्स आर वॉलेट, कोई भी रिंग वॉलेट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगला जो पॉइंट है वो है ऑल वॉलेट्स आर वॉचेस, जो वॉलेट्स भी हैं वो सारे वॉचेस हैं। अब हमें कंक्लूड, क्या हम इसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सम बेल्ट्स आर नॉट रिंग्स, सम बेल्ट्स आर नॉट रिंग। बेसिकली अगर बात की जाए तो ये जो पॉइंट है, जो हमारे बेल्ट्स हैं, सम बेल्ट हैं, कुछ बेल्ट ऐसे हैं जो कि कभी रिंग नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला पोर्शन बेल्ट का कभी भी रिंग नहीं हो सकता, ध्यान रखना है यही चीज, ठीक है। तो सम बेल्ट्स आर नॉट रिंग इज अ ट्रू, तो जो हमारा ऑप्शन बी है इट्स अ राइट आंसर, ठीक है। बी को कंक्लूड किया जा सकता है बाकी सारे से अलग करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज का सेशन का फाइनल क्वेश्चन। हमने बहुत सारी चीजें इसमें एक्सप्लोर भी की हैं, हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस थे, डिफरेंट पजल्स थे, डिफरेंट सिलॉग्स थे, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि आप बेसिकली गलती ना करें और कोशिश करो कि ऐसे टफ पेपर में आप एक्यूरेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि एक्यूरेसी ही है जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले जाएगी, ठीक है यार। तो आज के सेशन के लिए मैं यही कहूँगा कि आज के सेशन के लिए आपने जितना भी आज सीखा है इसको दोबारा से ट्राई कीजिएगा यार, पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल स्लाइड में यही दिखाऊंगा आगे। इट्स अ थैंक यू फ्रॉम माय साइड। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि SBI इज़ पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, बट इट इज़ पॉसिबल। So all the best for the SBI exam, and we will be back soon with our other shows. Thank you.